तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे रिटर्न फ्रॉम अबिस मतलब रस्तल हेल जैसी जिंदगी होती है। हमारे में कैरेक्टर का नाम है सोरा जिस पर पूरी कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सोरा ने खुद को एक रहस्यमयी खंडार जैसी जगह पर पाया। जब उसने चारों ओर देखा तो उसे उदासी का एहसास हुआ। पूरा टापू धुएं में तैरता हुआ लग रहा था। यह एक हवा में तैरता हुआ द्वीप था जो धुंध में घिरा हुआ था, खंडहर हो चुकी पश्चिमी शैली की इमारतों से भरा हुआ था। यह जगह बेजान लग रही थी, मानो वहां कभी कोई रहता ही न हो। घने धुएं के बीच सोरा ने किसी की परछाई देखी और सोचा कि क्या यह इंसान है। जैसे जैसे धुंध साफ होती गई, यह पता चला कि वहां एक हट्टा-कट्टा आदमी था जिसने सीधे सोरा को देखा और उसे आने के लिए कहा। उसने कहा कि वह रस्तल के किनारे पर इंतजार कर रहा होगा। अचानक सोरा की आंखें खुल गईं। सपना खत्म हो चुका था, सांसें तेज चल रही थीं। वह अजीब सपना फिर से लौट आया था। उसके कमरे के बाहर से उसके पिता ने आवाज लगाई और उसे याद दिलाया कि वे देर से आएंगे। सोरा ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि वह आ रहा है। जब वह उठा तो उसने अपने सपने के आदमी और रसातल के बारे में सोचा। उनमें कुछ ऐसा था जो मुझे जाना पहचाना लगा। अपने दांत साफ करते हुए उसने खुद को आईने में देखा और पूछा कि क्या वह हाल ही में बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा था। तभी उसके पिता अंदर आए, उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा कि क्या वह देर से सो गया था। सोरा ने विरोध करते हुए कहा कि वह अब बच्चा नहीं रहा और वह पहले से ही 15 साल का है। उसके पिता ने उसे चिढ़ाते हुए अपना मांसल शरीर दिखाया। सोरा नाराज होकर दूर चला गया और कहा कि अगर वे इतने छोटे से अपार्टमेंट में नहीं रहते तो उसे अपने पिता को हर दिन नग्न नहीं देखना पड़ता। उसके पिता ने हंसते हुए वादा किया कि एक बार जब वह अमीर हो जाएगा तो वे एक बड़े घर में रहेंगे और सोरा और रिकू दोनों के पास अपने कमरे होंगे। लेकिन सोरा ने उसे याद दिलाया कि वह पिछले 5 सालों से यही बात कह रहा था। उसके पिता ने बताया कि रिकू में शामिल डिफेंस फोर्स होने के बाद जीवन कितना आसान हो गया है। सोरा ने इस पर विचार किया। उसके भाई को शामिल हुए 3 साल हो चुके थे। उसने भी किसी दिन एसडीएफ में शामिल होने की योजना बनाई। और जब वह समय आया तो उसे पता था कि उसे इस खुशनुमा जीवन को अलविदा कहना होगा। अपने पिता को जो अविश्वसनीय होने के बावजूद हमेशा मजाक करते रहते थे, और अपनी माँ को जो सख्त लगती थीं, लेकिन उनसे बहुत प्यार करती थीं। उनकी मौजूदगी से उन्हें सुकून मिलता था। वह चाहता था कि यह शांतिपूर्ण जीवन हमेशा बना रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह हमेशा जानता था कि ऐसा नहीं होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इस तरह खत्म होगा। तभी टावर दिखाई दिया। उस समय उसे नहीं पता था कि यह टावर मानव इतिहास की दिशा को कितना बदल देगा, लेकिन उसे एक बात पता थी। टावर किसी तरह उसके सपनों से जुड़ा हुआ था। बाद में रिकू एक वीडियो कॉल में दिखाई दिया और अपने माता पिता को आश्वासन दिया कि वह एसडीएफ के निर्देशों का पालन करेगा और जल्द ही घर लौट आएगा। लेकिन सोरा को रिकू की आवाज कमजोर लग रही थी। उस रात सोरा का अपने भाई से संपर्क टूट गया। खबर में दावा किया गया था कि जब तक सभी घर के अंदर रहेंगे तब तक कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन कुछ ही समय में समाचार प्रसारण भी बंद हो गया। अब रेडियो पर वही संदेश बार बार आ रहा था। इसके तुरंत बाद निकासी का आदेश जारी कर दिया गया। सोरा की मां ने रिकू के लिए एक पत्र छोड़ा, इससे पहले कि वह और सोरा आश्रय की ओर चलें। वहां जाते समय उनके आसपास की दुनिया उन्हें किसी भयानक चीज की चेतावनी दे रही थी। गुजरते वाहनों में सवार सैनिक पराजित दिख रहे थे। उनके ट्रकों पर पंजों के गहरे निशान थे और अंदर से सड़ांध की बदबू आ रही थी। व्यायामशाला बने आश्रय गृह के अंदर शरणार्थियों की भीड़ जमा थी। फिर भी सन्नाटा दम घोंटने वाला था। लोगों ने बोलना बंद कर दिया था, मानो अंत का इंतजार कर रहे हों। लेकिन इस तनावपूर्ण शांति में भी कुछ लोग उपद्रव मचा रहे थे जो ध्यान आकर्षित करने के लिए बेताब थे। एक आदमी ने गुस्से में एक छोटे लड़के से भिड़ते हुए उस पर रोटी चुराने का आरोप लगाया। लड़के ने इनकार किया, लेकिन आदमी ने जोर देकर कहा कि सभी को सिर्फ एक टुकड़ा दिया गया है और लड़के पर आरोप लगाया कि उसने अपना हिस्सा पहले ही खा लिया है। उसने बच्चे के पेट पर लात मारी, दावा किया कि उसका पेट अभी भरा नहीं है और जब तक मामला खत्म नहीं हुआ तब तक उसने लड़के की रोटी को अपनी रोटी बताया। लड़का डरा हुआ सहमत हो गया। इससे पहले की बात और बिगड़ती, सोरा के पिता ने हस्तक्षेप किया और ऐसी विकट परिस्थिति में उस व्यक्ति की हरकतों पर सवाल उठाया। उस व्यक्ति ने उसे अपना काम करने को कहा, लेकिन सोरा के पिता ने मांग की कि रोटी वापस कर दी जाए। जैसे ही उस आदमी ने उसे मुक्का मारने की कोशिश की, सोरा के पिता ने उसके पेट पर जोरदार लात मारी, जिससे वह नीचे गिर गया। उसने रोटी उठाई और उसे वापस बच्चे को दे दिया, जिसने उसका शुक्रिया अदा किया। सोरा के पिता ने बदमाश को घूरा, जो असहज हो गया, उठकर चला गया और यह कहते हुए कि वह इसे याद रखेगा। सोरा अपने पिता के पास गया, जिन्होंने उसे आश्वस्त किया कि वह उस आदमी पर नजर रखेंगे।
अपने विचारों में सोरा ने इजी कागावा को कभी न भूलने की कसम खाई, वह आदमी जिसने एक बार उसे धमकाया था और ऐसा लगता था कि उसे इसमें मजा आता था। अचानक एक सैनिक दौड़कर आया और एक जरूरी घोषणा की। सभी को पीछे से आश्रय स्थल से निकलकर ट्रकों में चढ़ना पड़ा। धूप का चश्मा पहने एक व्यक्ति ने जानना चाहा कि ऐसा क्यों किया गया। सैनिक ने माफी मांगते हुए कहा कि वह इसका कारण नहीं बता सकता। वह व्यक्ति गुस्से में आ गया और उसने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया, क्योंकि उसने लोगों को बिना किसी कारण बताए लॉकडाउन और फिर आश्रय गृहों में जाने के लिए मजबूर किया। एक और सैनिक दौड़कर आया, उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। उसने चेतावनी देते हुए सभी को भागने के लिए कहा। सोरा ने जल्दी से अपने माता पिता से कहा कि वे जल्दी चले जाएं। उसे एक गहरी दहशत ने जकड़ लिया। सामने के गेट पर एक सैनिक उसे बंद रखने की कोशिश कर रहा था, चिल्ला रहा था कि वह अब उन्हें और नहीं रोक सकता और सभी से वाहनों में बैठने का आग्रह कर रहा था। दरवाजा खुला। राक्षस अंदर घुस आए। सोरा उन्हें डर से घूर रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। राक्षस आश्रय में घुस गए, जिससे भीड़ में दहशत फैल गई और लोग डरकर भागने लगे। सोरा के माता पिता ने उसे तुरंत भागने के लिए कहा। सभी लोग भागने की कोशिश में बाहर इंतजार कर रहे ट्रकों की ओर भागे। जैसे जैसे अराजकता बढ़ती गई, सोरा ने अपने माता पिता को एक वाहन में धकेल दिया, यह जानते हुए कि उसमें ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते। उसने जोर दिया कि वे पहले चढ़ जाएं। उसके पिता ने आगे बढ़कर सोरा को अंदर खींचने की कोशिश की, लेकिन उनके पीछे एक आदमी ने उसके पिता को धक्का दिया और कहा कि वे परेशान न हो, यह दावा करते हुए कि ट्रक पहले से ही भरा हुआ है। कोई और विकल्प न देखकर सोरा भाग गया। उसने एक अलग वाहन खोजने का निश्चय किया, लेकिन वह जिस भी ट्रक के पास गया वह पहले से ही क्षमता से अधिक भरा हुआ था। अंत में उसने एक आखिरी ट्रक देखा और उसकी ओर बढ़ा। तभी अंदर से किसी ने उसे ऊपर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। सोरा ने उसका हाथ पकड़ते हुए धीरे से धन्यवाद कहा। फिर उसने ऊपर देखा और पाया कि वह कौन था। यह इजी कागावा था, वही आदमी जिसका उसके पिता ने पहले सामना किया था। सोरा स्तब्ध और भयभीत था, उसे अपनी दुर्भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। इजी ने उसे धक्का देकर जवाब दिया, क्रूरता से चिल्लाया और उसे अस्तित्व के लिए कोसा। सोरा ट्रक से नीचे गिर गया और जमीन पर गिर गया। जैसे ही और लोग ट्रक की ओर बढ़े, उन्होंने बिना किसी दया के उसे कुचल दिया। भीड़ के बीच में एक अजीब सी आत्मा जैसी आकृति दिखाई दी। सोरा ने तुरंत ही अपने सपने में आए रहस्यमयी आदमी को पहचान लिया। आकृति ने अपने पहले के शब्दों को दोहराया, वह रसातल के किनारे पर इंतजार कर रहा होगा। अचानक सब कुछ बदल गया। सोरा चौंक गया, भ्रमित और विचलित हो गया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह सब सिर्फ एक सपना था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके बगल से एक हमला हुआ। एक भूत प्रकट हुआ, हथियार उठाए, जिससे सोरा डरकर भागने को मजबूर हो गया। उसका दिमाग घबराहट से भर गया। वह अपने माता पिता को नहीं ढूंढ पाया। वह बिल्कुल अकेला था। क्या यह नरक था? क्या वह पहले ही मर चुका था? भूत ने उसका पीछा करना जारी रखा, लगातार उसका पीछा करता रहा। जैसे ही उसने उसकी दिशा में एक पत्थर फेंका, सोरा अंदर से चिल्लाया, सब कुछ देखकर दंग रह गया। ट्रक से उसका बाहर निकलना, रहस्यमय टॉवर, अजीब बूढ़ा आदमी और अब यह राक्षस। हताशा और क्रोध से भरकर उसने एक पत्थर उठाया और भूत को नीचे गिरा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसने जोर से सांस ली, उसे एहसास हुआ कि वह बच गया है। करीब से देखने पर वह जीव किसी वीडियो गेम से निकला हुआ लग रहा था। उसकी छाती पर अजीब काला अक्षर दिखाई दे रहा था। तभी भूत के शरीर से एक काला पत्थर निकला और सोरा के शरीर में जा लगा। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है। उसके घाव तुरंत ठीक हो गए। वह खुद को मजबूत होता हुआ महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि दुश्मनों को हराने से उसका स्तर ऊपर उठ गया है, बिल्कुल किसी खेल की तरह। लेकिन वह लापरवाह नहीं हो सकता था। आसपास और भी राक्षस हो सकते हैं। उसने द्वीप का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, पूरा चक्कर लगाया, लेकिन कोई और जीव नहीं मिला और आगे कोई दूसरा रास्ता भी नहीं मिला। अब आगे जो रास्ता बचा था वही आगे था। तैरते हुए द्वीप के ऊपर खड़े होकर उसने नीचे धुएं से भरी खाई को देखा। किनारे पर लटकी हुई सीढ़ियां तैर रही थीं, जो अज्ञात स्थान की ओर ले जा रही थीं। यह दृश्य भयावह था। सावधानी से सोरा ने उतरना शुरू किया। वह जानता था कि खेल में इस तरह के इलाके का मतलब आमतौर पर राक्षसों के आसपास छिपे रहना होता है। खेल में गिरने का मतलब होता है पुनर्जन्म। लेकिन यहां वह उस सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार सीढ़ियां समाप्त हो गईं और वह एक कक्ष में पहुंच गया, जहां अंधेरे में एक मशाल जल रही थी। सोरा मशाल के पास गया और उसने देखा कि पास के एक पत्थर पर कुछ उकेरा हुआ था। अक्षर अपरिचित थे, फिर भी उनका अर्थ उसके दिमाग में सहजता से प्रवाहित हो रहा था। शिलालेख में लिखा था कि टुकड़े उनके धारकों के थे और उन सभी को इकट्ठा करके कोई भी व्यक्ति रसातल से बाहर निकलने का अधिकार अर्जित कर सकता था।
यह महसूस करते हुए कि यह स्थान रसातल था, सोरा ने समझा कि उसे भागने के लिए सभी टुकड़े इकट्ठा करने होंगे। पूरी तरह से प्रेरित होकर उसने खुद को आश्वस्त किया कि पिछला राक्षस बहुत शक्तिशाली नहीं था। बचने और बाहर निकलने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने आगे का दरवाजा खोला। रसातल की पहली परत 900 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करती थी। नंबर 1 को उस राक्षस पर उकेरा गया था जिसका उसने वहां सामना किया था। दूसरी परत 1800 वर्ग मीटर तक फैली हुई थी, राक्षसों में से एक पर नंबर 2 अंकित था। तीसरी परत 3600 वर्ग मीटर तक फैली हुई थी और 4 राक्षसों में से एक पर नंबर 3 अंकित था। ये टुकड़े केवल गिने हुए राक्षसों के शरीर में मौजूद थे और अगली परत तक पहुंचने के लिए कुंजी के रूप में काम करते थे। जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती गईं, राक्षस मजबूत होते गए। चाबियां ढूंढना मुश्किल होता गया। हर नई परत का आकार दोगुना होता गया और राक्षसों की संख्या भी दोगुनी होती गई। लेकिन सोरा भी मजबूत होता गया। प्रत्येक चढ़ाई के साथ राक्षसों के प्रकार अलग अलग होते गए। 12वीं मंजिल पर उसे उन्हीं जीवों का सामना करना पड़ा जिन्होंने एक बार आश्रय पर हमला किया था। लेकिन अब वे उसके लिए कोई खतरा नहीं थे। जैसे जैसे राक्षस बढ़ते गए, उसकी इंद्रियां सुस्त होती गईं। जब वह 30वीं मंजिल पर पहुंचा तो राक्षसों की संख्या 500 मिलियन तक पहुंच गई थी। चाबी ढूंढना उसे घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा लगा। कुछ चाबीधारी राक्षसों की रक्षा पूरे समूह द्वारा की जा रही थी, जबकि अन्य छोटी गुफाओं में छिपे हुए थे। सबसे थका देने वाला हिस्सा यह था कि उन सभी को खत्म करने में कितना समय लगा। फिर भी उसने आगे बढ़ना कभी नहीं छोड़ा। आखिरकार सोरा 42वीं परत पर पहुंच गया, जहां 2000 बिलियन से ज्यादा राक्षस उसका इंतजार कर रहे थे। उसने विशाल झुंड को देखा और मुस्कुराया, मानो अराजकता ही बिक्री के लिए आ गई हो। राक्षस जितने बदसूरत दिखते, वह उतना ही उत्साहित होता। यह उसका युद्ध क्षेत्र था। कुछ समय बाद उसने एक विशाल दीवार पर एक निशान बनाया, यह सोचकर कि यह कौन सा वर्ष था, लेकिन जल्दी ही उसने यह विचार त्याग दिया। समय का सारा अर्थ हो चुका था। बस मौत और नरसंहार ही बचा था। राक्षसों की मौत और उनका अंतिम कत्लेआम। अचानक राक्षसों के एक समूह ने पीछे से हमला कर दिया। सोरा ने तेजी से मुड़कर उन्हें आसानी से खत्म कर दिया। उसने पूछा कि उसने अब तक कितने राक्षसों को मारा है और उन्हें काटते रहने का फैसला किया ताकि आखिरकार चाबी मिल जाए। उस पल एक विशाल ड्रैगन जैसा राक्षस विशाल दीवार से टकराया। उसके प्रवेश द्वार को देखकर सोरा ने अनुमान लगाया कि शायद यह चाबी हो। राक्षस ने उस पर झपट्टा मारा, लेकिन सोरा ने आगे बढ़कर अपना हमला शुरू कर दिया। चाहे प्रतिद्वंद्वी कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखाई दे, वे सभी एक ही बार में मर गए। और बस ऐसे ही उसने एक ही झटके में उसे नीचे गिरा दिया। लेकिन जीत से कोई रोमांच नहीं आया। सोरा के लिए शक्ति का कोई मतलब नहीं रह गया था। बढ़ती हुई हताशा के साथ वह शून्य में चिल्लाया, 42वीं परत की कुंजी को प्रकट करने की मांग की। वह इंतजार करते करते थक गया था। 2026 में दुनिया भर में 20 टावर अचानक दिखाई दिए। इससे पहले कि मानवता उन्हें समझ पाती, राक्षसों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया और मानव जाति को लगभग विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया। अधिकांश आबादी का वध कर दिया गया। उस दिन को न्याय दिवस के रूप में जाना जाता है। बचे हुए मुट्ठी भर लोग जाग गए और उन्हें एक रहस्यमय प्रणाली तक पहुंच प्राप्त हुई। इन जागृत व्यक्तियों को अत्यधिक शक्ति प्रदान की गई। अंततः मानव समाज का पुनर्निर्माण किया गया और जागृत लोगों ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिकारी संघों की स्थापना की। दूसरी तरफ सोरा एक भेड़िया जैसे राक्षस का पीछा कर रहा था, उसके आंकड़े देखने की मांग कर रहा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी जो किसी को सम्मन रोकने के लिए सचेत कर रही थी, जिसमें उन्नत स्थानांतरण स्क्रॉल के उपयोग का उल्लेख था। यह सुनकर सोरा चौंक गया। उसने आवाज को मानव के रूप में पहचाना। आसमान की ओर देखते हुए उसने एक चमकती हुई रोशनी देखी और सोचा कि शायद यही निकास द्वार है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उस ओर लपका। एक चेतावनी संदेश दिखाई दिया, जिसमें कहा गया था कि रसातल में बुलाए जाने पर 2 से ज्यादा जीवित प्राणियों को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। दृढ़ निश्चयी सोरा ने कसम खाई कि वह किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने देगा। इस बीच धरती पर एक शहर के बाहर यूसोनोजाकी, एक स्तर 19 जागृत, अपने पीछा करने वालों से बचने की कोशिश करते हुए बेतहाशा भागी। उसका पैर फंस गया और वह जमीन पर गिर गई। उसे एहसास हुआ कि वह खतरे में है। 3 शिकारी उसके पास आए। शोसेई तोशिदा, एक स्तर 38 बर्बर, ने उन्नत स्थानांतरण स्क्रॉल की मांग की। चोजी शिदो, एक स्तर 35 तलवारबाज, ने उसे स्तर 60 स्क्रॉल पकड़े होने के लिए मजाक उड़ाया और उसे सौंपने की धमकी दी। इका, एक लेवल 34 ड्रूड, ने उन्हें उसे न मारने की चेतावनी दी। घबराए हुए यू ने उन्हें याद दिलाया कि शिकारी पर शिकारी लड़ाई निषिद्ध थी और उन पर नियम तोड़ने का आरोप लगाया। शोसेई ने नियमों को खारिज कर दिया, खुद को प्रभारी घोषित किया और उसके सामने अपनी विशाल तलवार रखी, धमकी दी कि वह उसे तभी बरकरार रखेगा जब वह स्क्रॉल सौंप देगी। यू ने उन्हें चेतावनी दी कि वे उसे और आगे न धकेलें।
ईका घबरा गई। उसे एहसास हुआ कि यू जबरन बुलाने वाला था और उसने उन्हें उसे रोकने के लिए कहा। क्रोधित होकर शोसेई ने अपनी तलवार से यू पर हमला किया, लेकिन उसने समय रहते टेलीपोर्टेशन सक्रिय कर दिया। जबरन बुलावा का उपयोग करते हुए यू ने चिल्लाकर कहा कि अगर उसे मरना पड़ा तो वह उन्हें अपने साथ नीचे ले जाएगी। यह देखकर ईका घबरा गई। वह जानती थी कि कोई भी इस तरह से उन्नत राक्षस बुलावे को नियंत्रित नहीं कर सकता। चोजी आगे बढ़ी और चिल्लाते हुए कहा कि वे उसे रोकें। यू चिल्लाया और उसने समन जारी किया। आकाश में एक द्वार खुला, जिससे शक्तिशाली ऊर्जा निकली जिसने शोसेई को घबरा दिया। पोर्टल से प्रकाश की एक किरण निकली और उसमें से लेवल 3 का सिरबेरस निकला। शिकारी जोर से हंसने लगे। उस जीव का मजाक उड़ाया और यू का मजाक उड़ाया कि उसने इतने कमजोर राक्षस के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। लेकिन अचानक सिरबेरस को 2 टुकड़ों में काट दिया गया। चौंक कर उन्हें एहसास हुआ कि हमलावर एक मानव जैसा राक्षस था। यू ने पलटकर देखा। वहां सोरा था, जो एक कार्टून खलनायक की तरह हंस रहा था, जो अभी अभी माइक्रोवेव से बचकर आया था। अराजकता और संदिग्ध जीवन विकल्पों से घिरा हुआ, वह ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह से भागना एक चमत्कार और एक भयानक विचार दोनों था। सोरा की हंसी इतनी तीव्रता से गूंज रही थी कि उसके चारों ओर की हवाएं हिंसक रूप से हिलने लगीं। उसे हंसते हुए देखकर शोसेई को अपने शरीर में ठंडक महसूस हुई। उसने स्वीकार किया कि उस आवाज को सुनने मात्र से ही वह जम गया। ईका ने भ्रमित होकर उसकी पहचान पर सवाल उठाया। सोरा उसके पास गया और पूछा कि क्या वह जगह पृथ्वी है। ईका ने इसकी पुष्टि की और राहत से अभिभूत सोरा ने मुस्कुराते हुए घोषणा की कि वह आखिरकार वापस आ गया है। दूसरों की ओर देखते हुए सोरा ने सहजता से पूछा कि क्या वे कॉस्प्ले कर रहे हैं, लेकिन समूह ने उसकी बातों को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने अपने हथियारों से हमला किया, खुद को टाइगर्स रोअर गिल्ड का सदस्य घोषित किया। हालांकि सोरा के संपर्क में आने पर उनके हथियार टूट गए, जिसके बाद सोरा ने उन्हें गुस्से से घूरा। शोसेई ने उसे राक्षस कहा। राक्षस शब्द सुनते ही सोरा को अचानक भ्रम होने लगा। उसने शोसेई को एक भयानक प्राणी के रूप में देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के सोरा ने उसका गला पकड़ लिया और उसे जमीन से उठा लिया और उसका नंबर दिखाने की मांग की। शोसेई भ्रमित और भयभीत समझ नहीं पाया कि उसका क्या मतलब था। सोरा ने उसे जाने दिया और घबराहट में शोसेई ने नियंत्रण खो दिया और अपनी पैंट गीली कर दी। सोरा ने फिर उन सभी को वहां से चले जाने का आदेश दिया। अपनी जान के डर से समूह वहां से भाग गया। आप सोरा को घूरते रहे, उसकी ताकत और उसके शरीर पर गहरे निशान देखकर हैरान रह गए। वह सोच रही थी कि वह वास्तव में कौन था और क्या उसके जैसा कोई व्यक्ति वास्तव में रसातल से बुलाया जा सकता था। सोरा ने आपकी ओर मुड़कर पूछा कि टावर्स को प्रकट हुए कितना समय हो गया है। आपने उत्तर दिया कि 5 साल हो गए हैं। सोरा अभी भी अविश्वास में जानना चाहता था कि क्या यह वास्तव में पृथ्वी है, और उससे स्क्रॉल और उसके असामान्य पोशाक के बारे में पूछा। आपने समझाया कि जब से टावर्स दिखाई दिए हैं तब से मनुष्यों के लिए एक रहस्यमय प्रणाली भी उभरी है। फिर उसने उसे वह सिस्टम दिखाया जिसने दिखाया कि 5 साल पहले टावर्स के दिखने के बाद से शहर का 1/3 हिस्सा गिर गया था। यह सुनकर सोरा ने सोचा कि रसातल में उसके समय के दौरान दुनिया कितनी बदल गई थी। आपने बताया कि एस सिटी पर 7वां बड़ा आक्रमण हुआ था और वह वहां से भाग निकली थी। सोरा दंग रह गई। एस सिटी उनका जन्मस्थान था। उन्होंने तुरंत इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा। आपने उन्हें बताया कि एस सिटी पूरी तरह से नष्ट हो गई है, लेकिन राक्षसों से निपटने के लिए वहां मजबूत व्यक्तियों को तैनात किया गया है। सोरा ने तुरंत रास्ता पूछा। तुमने रास्ता बताया और बिना कुछ कहे सोरा भाग गई। उसे गायब होते देखकर तुमने सोचा कि वह कितना रहस्यमय था और तुमने उसकी बहन को बताने का निश्चय किया। इस बीच टाइगर्स रोअर गिल्ड के घायल सदस्य शहर में ठोकर खाते हुए आए। जैसे ही वे होश में आए, एक रहस्यमय आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। कुछ अजीब महसूस करते हुए उसने पूछा कि जिस व्यक्ति से वे मिले थे वह कहाँ है। उसने उन्हें जवाब देने के लिए 3 सेकंड का समय दिया, क्योंकि उसे लगा कि सोरा उनके ऊपर मौजूद है। समूह में भगदड़ मच गई। शोसेई अभी भी कांप रहा था। उसने पूछा कि क्या हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि वे जवाब दे पाते, उस आदमी ने उन सभी को तुरंत मार डाला और घोषणा की कि उनका समय समाप्त हो गया है। टाइगर्स रोअर गिल्ड मुख्यालय में एक महिला ने बताया कि मास्टर तोशिदा के 4 लोगों के समूह में जीवन के कोई संकेत नहीं थे और सोनोजाकी और स्क्रॉल का स्थान अज्ञात था। उसके सामने बैठे एक आदमी ने अपनी निराशा व्यक्त की। उन्होंने उस समूह की आलोचना की जिसकी उन्होंने सिफारिश की थी। इस बात से हैरान थे कि वे लेवल 19 के समनकर्ता को हरा नहीं सके। उन्होंने बताया कि उनके सभी सिग्नल एक ही समय में चुप हो गए थे। वे एक ही वार में मारे गए। यह आदमी रिचर्ड मुकाई था, लेवल 118। रिचर्ड ने उसे आदेश दिया कि वह पता लगाए कि कौन जिम्मेदार है और सोनोजाकी को पकड़कर स्पष्टीकरण मांगे। उसने चेतावनी दी कि जो कोई भी उसके आदमियों को नुकसान पहुंचाएगा, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी।
जैसे ही वह खिड़की की ओर बढ़ा, उसने देखा कि कोई व्यक्ति दूर से छलांग लगा रहा है। यह सोरा था। हवा में खून की गंध महसूस करते हुए रिचर्ड ने पूछा कि वह कौन है, यह सोचकर कि कोई गिरे हुए क्षेत्र से क्यों आ रहा है। उसे एहसास हुआ कि यह आक्रमण पूरी तरह से अलग पैमाने पर था। लंबे समय से निष्क्रिय टॉवर आखिरकार हिलने लगा था। अब इसमें कोई संदेह नहीं था कि शक्तिशाली ताकतें खेल में थीं। रिचर्ड ने तुरंत आपातकाल की घोषणा की और सभी खोज दलों को पीछे हटने का आदेश दिया। इस बीच सोरा एस सिटी के गिरे हुए क्षेत्र में पहुंच गया। चारों ओर देखते हुए उसने उस नारकीय परिवर्तन पर विचार किया जो उसके रसातल में 5 वर्षों के दौरान इस जगह से गुजरा था। उस दूसरी दुनिया में वह एक बार कमजोर हो गया था, लेकिन फिर वह मजबूत हो गया। अपनी इंद्रियों को खो देने के कारण वह लगभग एक जानवर बन गया था, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर वह आगे बढ़ता रहा। जो राक्षस कभी उसे डराते थे, अब वे महत्वहीन लगने लगे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके दिमाग में एक विचार कौंधता रहा। पापा, मम्मी, भाई, कृपया सुरक्षित रहें। सोरा अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में यह विचार आया कि एस सिटी कभी कितनी जीवंत थी। अब यह खंडहर में तब्दील हो चुका है। इमारतें इस तरह से बिखरी हुई हैं जैसे कि किसी बड़े भूकंप से तबाह हो गई हों। राक्षसों द्वारा किसी को मारे जाने के कोई संकेत नहीं थे और निकासी के बाद से यहाँ कोई भी इंसान नहीं रह गया था। अपने घर पहुंचकर सोरा अंदर गया। घर की हालत बहुत खराब थी। हालांकि उसे उम्मीद थी कि घर खाली होगा, फिर भी वह आया क्योंकि घर में अनगिनत खुशनुमा यादें छुपी हुई थीं। उसकी नज़र मेज पर पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि हालांकि सभी को लगता था कि वह मर चुका है, लेकिन उसके माता पिता ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वे घर लौट आए थे, उसके सामान को पहले की तरह ही व्यवस्थित कर दिया था और उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे। सोरा की आंखों में आंसू आ गए। उसके माता पिता ने उसके लिए यहाँ लौटने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। पत्र में उल्लेख किया गया था कि उन्होंने उसके पसंदीदा कपड़े एस से एल साइज तक रखे थे ताकि जब भी वह लौटे तो वह साफ कपड़े पहन सके। आश्रय 6 का नक्शा दराज में रखा हुआ था। उसके माता पिता ने उसे पत्र पढ़ने के बाद उन्हें ढूंढने के लिए कहा और वादा किया कि वे हमेशा उसका इंतजार करेंगे। पत्र से प्रभावित होकर सोरा ने एक चाकू निकाला और सोचा कि वह कितना शक्तिशाली हो गया है। अगर वह अब सर्वनाश को समाप्त करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था तो शायद वह अपने खोए हुए दिनों को वापस पा सके। इस विचार के साथ उसने अपने लंबे बाल काट दिए। दृढ़ निश्चयी उसने नक्शे को देखा और सीधे आश्रय 6 की ओर पूर्व की ओर जाने का फैसला किया। सड़कें बर्बाद हो चुकी थीं, लेकिन अपना रास्ता खुद बनाना ज्यादा तेज लग रहा था। रास्ते में उसने एक बड़े पक्षी जैसे राक्षस को मार डाला और आगे बढ़ता रहा। इस बीच 2 गार्ड अपनी पोस्ट पर खड़े थे। एक को लगा कि उसने कोई तेज आवाज सुनी है, लेकिन दूसरे ने इसे बोरियत और संभवतः नशे के कारण होने का दोष देते हुए नकार दिया। अचानक सोरा अविश्वसनीय गति से उनके आगे निकल गया। उनमें से एक चौंक गया, यह देखने में असमर्थ था कि यह क्या था। एक तीसरा व्यक्ति आया और उन्हें एक रिकॉर्डिंग दिखाई। वे सभी अविश्वास में घूर रहे थे। यह एक व्यक्ति के उड़ने जैसा लग रहा था। दूसरी ओर एक महिला ने एक समूह से विनती की कि वे और करीब न आएं। उसने माफी मांगते हुए कहा कि वह केवल भोजन की तलाश में आई थी। एक आदमी आगे बढ़ा, बंजर भूमि में एक जीवित व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। दूसरे ने उसके फिगर पर टिप्पणी की, जबकि तीसरे ने कहा कि उन्हें एक महिला को देखे हुए बहुत समय हो गया था। उनके हाव भाव कामुक हो गए क्योंकि एक ने दावा किया कि वे अच्छे आदमी हैं जो उसकी देखभाल करेंगे। वह करीब आया, उसे डरने के लिए नहीं कहा और कहा कि वह कोमल रहेगा, यह कहते हुए कि उसके जैसे शरीर का आनंद न लेना शर्म की बात होगी। उस समय सोरा प्रकट हुआ और उन्हें बाहर बुलाया, इस बात से घृणा करते हुए कि कैसे कुछ चीजें कभी नहीं बदलती हैं। उनमें से एक व्यक्ति ने चौंककर सोरा को चेतावनी दी कि वह हस्तक्षेप न करे। उसने अपने साथियों को हमला करने का आदेश दिया। जब वे सोरा की ओर दौड़े तो उसने एक व्यक्ति के चेहरे पर वार किया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। उसने दूसरे की बाह पकड़ी और उसके जबड़े पर लात मारी। यह देखकर नेता क्रोधित हो गया और उसने खुद को टाइगर्स रोअर गिल्ड का सदस्य बताया। उसने धमकी दी कि गिल्ड सोरा को उस पर हाथ उठाने के लिए माफ नहीं करेगा। सोरा ने उसे सीधे संबोधित किया, इजी कागावा। उसने पूछा कि क्या इजी उस आदमी का चेहरा भूल गया है जिसे उसने एक बार मारा था। उस नाम को सुनकर इजी डर के मारे जम गया। वह अविश्वास में हकलाया, सवाल किया कि क्या यह वास्तव में सोरा था।
सोरा पास आया और इजी डरकर पीछे हट गया। उसने पूछा कि वह अभी भी कैसे जीवित है, लेकिन सोरा ने उसका गला पकड़ लिया, यह घोषणा करते हुए कि वह इजी की वजह से नरक से बाहर निकला है और अब वहां जाने की बारी इजी की थी। एक मजबूत पकड़ के साथ सोरा ने खुद से सोचा कि वह इजी की गरिमा के हर टुकड़े को फाड़ देगा। अब यही उसकी शक्ति थी। उसके भीतर राक्षसी ऊर्जा फुसफुसाती हुई उसे मारने के लिए उकसा रही थी, उसे याद दिला रही थी कि वह सबसे शक्तिशाली है और सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। सोरा चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से जल रही थीं। अतीत में उसने जो दर्द, अपमान और लाचारी झेली थी, वह सब इजी की वजह से था। अब वह सब कुछ वापस देने के लिए तैयार था। लेकिन उस पल की गर्मी में कुछ ने उसे झकझोर दिया। उसने इजी की गर्दन पर अपनी पकड़ ढीली कर दी, यह महसूस करते हुए कि वह वही राक्षस नहीं बन सकता। फिर भी विचार बना रहा, अगर इजी जैसे बदमाश सांस लेते रहे तो दूसरों को तकलीफ होगी। उसने इजी से कहा कि चूंकि उसे मारने की उसकी कोशिश विफल हो गई थी, इसलिए वह एहसान नहीं चुकाएगा। लेकिन उसे बिना सजा दिए जाने देना भी कोई विकल्प नहीं था। स्कूल में 2 साल की यातना, कमजोरों को धमकाने और उसे ट्रक से धक्का देकर जान से मारने की कोशिश के लिए सोरा ने फैसला किया कि 4 घूंसे ही हिसाब बराबर कर देंगे। इजी इस विचार से कांप उठा, दया की भीख मांगने लगा। उसे यकीन था कि सोरा का एक मुक्का भी उसकी मौजूदा हालत में जानलेवा हो सकता है। लेकिन सोरा ने उसका कॉलर पकड़ते हुए आराम से जाने का वादा किया। उसने पहला मुक्का मारा, फिर दूसरा और तीसरे घूंसे के बाद उसने इजी को उठने का आदेश दिया। पीटा और टूटा हुआ इजी ने मौत की भीख मांगी, लेकिन सोरा ने उसके चेहरे पर एक लात से जवाब दिया। जैसे ही वह उसके पास खड़ा हुआ, सोरा ने नुकसान का आकलन किया। अंग खो गए, दृष्टि चली गई। यह काफी था। वह इजी के आदमियों की ओर मुड़ा, उन्हें उसे अस्पताल ले जाने का आदेश दिया और चेतावनी दी कि वे फिर कभी अपना चेहरा न दिखाएं। पीछे देखे बिना सोरा चला गया। जाते समय सोरा ने सोचा, सफाई हो गई है, अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। वह घर जा रहा था। इस बीच एससीटी के बफर जोन में तांजी केगुरा नामक एक कमांडर बगल में खड़ा था और चाह रहा था कि उसे वॉल वॉच ड्यूटी पर नियुक्त किया जाए। एक साथी सैनिक ने सहमति जताते हुए कहा कि कम से कम वॉल ड्यूटी में वास्तविक राक्षस युद्ध शामिल नहीं था। तांजी ने उसे एक कायर कहा और उसे सतर्क रहने की चेतावनी दी। वे भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे कि राक्षस कब प्रकट हो सकता है। दूसरे सैनिक ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि क्षेत्र एक्स से राक्षस शायद ही कभी बफर जोन में प्रवेश करते हैं, बस सतर्क रहना ही पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन ठीक उसी समय एक बड़ा खोल जैसा राक्षस अचानक प्रकट हुआ और पीछे से हमला किया। यह एक स्तर 45 का जानवर था। तांजी ने आदेश दिया, सभी को गठन बनाए रखने और शांत रहने के लिए कहा। सैनिकों ने गोलियां चलाईं, लेकिन राक्षस और भी क्रोधित हो गया। उनमें से एक को एहसास हुआ कि उनके हथियार उसके उच्चस्तरीय कवच के सामने बेकार थे। राक्षस ने जवाबी हमला किया, एक सैनिक को आधे में काट दिया। दहशत फैल गई, लेकिन एक बहादुर सिपाही ने बम को गिराने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़कर हमला किया। जब बाकी टीम ने कवर फायर दिया तो वह करीब आ गया। राक्षस ने हमला करने के लिए अपने तंबू तैयार किए, लेकिन अचानक रुक गया। प्राणी अपने अंगों से खुद को बचाते हुए पीछे हट गया। हर कोई भ्रम में देख रहा था। कमांडर ने सवाल किया कि क्या राक्षस वास्तव में डर गया था। एक अन्य सैनिक ने अवसर देखा और बम फेंक दिया, जिससे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। एक पल का मौन रहा। एक सैनिक ने पूछा कि क्या राक्षस मारा गया है, लेकिन उनके डर से वह सुरक्षित खड़ा था। हैरान राक्षस ने फुसफुसाते हुए कहा कि वह सुरक्षित है, कुछ ऐसा जो उसे असंभव लगा। जैसे ही राक्षस जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार हुआ, सोरा एक फ्लैश में आ गया। फिर भी उसने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था। उसे पता लगाना था कि वह कौन था, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अचानक उसका सिस्टम सक्रिय हो गया, जिसने उसे सूचित किया कि एक विशेष कौशल निरीक्षण सम्मान उपयोगकर्ता को लक्ष्य के बारे में विस्तृत जानकारी देखने की अनुमति देता है। ये सब देखकर वो हैरान हो गया और उसकी बॉडी वहां से कुछ समय के लिए थम गया। सोरा ने इस पर विचार किया। उसे एहसास हुआ कि एक भी राक्षस बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। उसने पूछा कि राक्षसों की भीड़ में 45 से ऊपर के कितने राक्षस मौजूद हैं। सैनिक ने अनुमान लगाया कि 100 से ज्यादा नहीं होंगे।
अगर ऐसे राक्षस आम होते तो मानवता पहले ही खत्म हो चुकी होती। सोर ने सिर हिलाया, उसे धन्यवाद दिया और चलने लगा। सैनिक उम्मीद से भरा हुआ उसे एक अनुरोध के साथ पुकारा। उसने सोरा को क्षेत्र एक्स में जाने के लिए कहा। उसके जैसे मजबूत शिकारी के साथ कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। सोरा ने पुष्टि की कि शेल्टर 6 का सबसे छोटा रास्ता क्षेत्र एक्स से होकर जाता है। जब सैनिक ने हाँ कहा तो सोरा सहमत हो गया। क्षेत्र एक्स से यात्रा करते समय वह अपने रास्ते में आने वाले किसी भी राक्षस को हरा देगा। इस बीच सैन्य शिविर में कमांडर को होश आने लगा। एक सैनिक ने राहत की सांस लेते हुए उसका स्वागत किया। कमांडर ने पूछा कि वह कितनी देर से बाहर था। सैनिक ने जवाब दिया कि लगभग 10 मिनट हो गए थे और राक्षसों द्वारा गिराए गए रिकवरी आइटम ने तुरंत काम किया था। कमांडर ने जल्दी से उस आदमी के बारे में पूछा जिसने उन्हें बचाया था। सैनिक ने उसे बताया कि वह आदमी उत्तर की ओर चला गया है। चौंककर कमांडर ने पुष्टि करने के लिए पूछा। सैनिक ने दोहराया कि वह निकासी आश्रय 6 की ओर जा रहा था। कमांडर को एहसास हुआ कि इसका मतलब है कि वह क्षेत्र एक्स से गुजर रहा था। सैनिक ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उस व्यक्ति ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। समय बर्बाद किए बिना कमांडर ने केंद्रीय कमांड सेंटर से तुरंत संपर्क करने का आदेश दिया। सैनिक पहले तो उलझन में था, लेकिन उसने आदेशों का पालन किया। कमांडर ने खुद से सोचा, निर्धारित समय तक 10 मिनट बचे थे। उसके पास अभी भी एक मौका था। सैनिक वापस लौटा और बताया कि उसने पहले ही आपातकालीन रेडियो के माध्यम से एक संदेश भेज दिया था। जैसे ही सैनिक ने कमांडर को फोन दिया, उसने पूछा कि वे केंद्रीय कमांड सेंटर से संपर्क क्यों कर रहे थे। फोन लेते हुए कमांडर ने समझाया कि यह ऑपरेशन पिछले वाले से अलग था। जानकारी अत्यधिक गोपनीय थी, यही वजह है कि टीम को पहले सूचित नहीं किया गया था। उन्होंने खुलासा किया कि क्षेत्र एक्स, जो इस ऑपरेशन के लिए आधार के रूप में कार्य करता है, उस क्षेत्र का हिस्सा नहीं है जहां वे वर्तमान में राक्षसों को रोके हुए हैं। फोन का उपयोग करते हुए कमांडर ने एक होलोग्राम सक्रिय किया और केंद्रीय कमान के साथ संपर्क स्थापित किया। दृश्य केंद्रीय कमान केंद्र में बदल गया, जहां एक महिला ने सभी को सूचित किया कि क्षेत्र B-22 से एक आपातकालीन कॉल आया था। सेंट्रल कमांडर रेंजी कुमागाया ने उन्हें कॉल कनेक्ट करने का निर्देश दिया। उसने तुरंत जवाब दिया और आदेश का पालन किया। वीडियो कॉल कनेक्ट हुआ और कमांडर ने बताया कि एक रहस्यमय शिकारी अभी-अभी बम्बारी क्षेत्र में घुसा है, जो चल रहे ऑपरेशन से अनजान है। कुमाग्या ने सवाल किया कि क्या कमांडर ने केवल अपनी गलती स्वीकार करने के लिए कॉल किया था, लेकिन कमांडर ने इसके विपरीत जोर दिया। उन्होंने दृढ़ता से सुझाव दिया कि शिकारी को आसन्न बमबारी के बारे में सूचित करने के लिए एक आपातकालीन प्रसारण आवश्यक था। शिकारी मजबूत था और उसे बिना चेतावनी के मरने देना कोई विकल्प नहीं था। स्थिति सुनने के बाद मेजर जनरल कुमाग्या ने अज्ञात शिकारी की ताकत पर सवाल उठाया और उसका स्तर जानने की मांग की। कमांडर ने स्वीकार किया कि वह नहीं जानता। कुमाग्या चिढ़ गया। एक अज्ञात शिकारी बिना अनुमति के बमबारी क्षेत्र में घुस गया था और कमांडर उसके लिए एक आपातकालीन प्रसारण का सुझाव दे रहा था। तोनोसाकी ने बीच में ही टोकते हुए कहा कि संदेश भेजे जाने से पहले ही शिकारी की मौत हो सकती है। कुमाग्या ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि हो सकता है कि उसमें बुद्धिमत्ता की कमी हो, लेकिन कॉमेडी करने की आदत है। उन्होंने यूनिट पर खराब प्रशिक्षण का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर वह उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करता है कि ऑपरेशन में बाधा आई है, तो कमांडर को जवाबदेह ठहराया जाएगा। एक अत्यधिक शक्तिशाली दुश्मन का सामना कर रहे थे और फिर भी वह अपने सहयोगियों को खींचने के लिए तैयार था। इस बीच कागुरा, जिसे कुंगया ने व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया था, एक अजनबी को बचाने के मिशन को जोखिम में डाल रहा था। मुझे आश्चर्य है कि वह शिकारी कितना शक्तिशाली होना चाहिए। तोनोसाकी ने कमांडर का सामना करते हुए पुष्टि की कि वह उसे व्यक्तिगत रूप से एक सैन्य न्यायाधिकरण में ले जाएगी। कमांडर धमकी से हैरान था। फिर वह कुंगया लौटता है और पूछता है कि क्या यह संतोषजनक होगा। कुंगया तेजी से गुस्से में एक कारण की मांग करता है जिसे वे स्वीकार कर सकते हैं। कमांडर जवाब देता है कि अज्ञात व्यक्ति ने एक ही प्रहार से स्तर 45 के एक बच्चे को मार डाला था। तोनोसाकी सदमे में है। वह घोषणा करती है कि इस तरह का खतरा रैंक ए के मानकों से भी अधिक है और अनुमान लगाती है कि वह सेना के रैंक एस का पीछा कर सकती है। कुंगया इस संभावना से इनकार करते हैं।
रैंक एस के सभी कर्मियों को पहले से ही मिशनों के लिए सौंपा गया था और बी 22 के कोई पुष्टि संकेत नहीं थे। टोनोसाकी कमांडर को एक प्रश्नावली लौटाता है। उसे शिकारी के स्तर का पता क्यों नहीं था? क्या इसे निरीक्षण की क्षमता का खुलासा नहीं करना चाहिए था? कमांडर बताता है कि जब उसने क्षमता का उपयोग किया तो उसने जानकारी के अधिक भार के कारण ज्ञान खो दिया। यह इंगित करता है कि शिकारी कम से कम 100 के स्तर का था। कुमागाया इस तरह के बल की दुर्लभता को पहचानता है, लेकिन जोर देकर कहता है कि यह ऑपरेशन को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। सबसे अच्छा, वे सभी को याद दिलाते हैं कि वे एक अनिश्चित कारण के लिए अपनी सैन्य जिम्मेदारियों की उपेक्षा नहीं कर सकते। ऑपरेशन में 4 निकायों के 1000 सैनिक शामिल थे। बमबारी और परिशोधन के क्षेत्रों को बहुत अधिक घेर लिया गया था और हवाई हमले के बाद जमीनी सेना शेष राक्षसों को समाप्त कर देगी। यह सलाह दी जाती है कि यदि कोई आपातकालीन संचरण उत्सर्जित होता है तो राक्षस ध्वनि से आकर्षित होंगे, एक स्थान पर बाढ़ आ जाएगी और क्षेत्र के तत्काल पतन का कारण बनेंगे। हजारों सैनिक खतरे में हैं। हालांकि एक आदमी के लिए इतने सारे जीवन को जोखिम में डालना अस्वीकार्य था। कमांडर ने चुपचाप सुना जबकि टोनोसाकी ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। वह स्पष्ट रूप से दावा करती है कि वे अकेले किसी की भलाई के लिए इतने सारे लोगों के प्रयासों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। निर्णय अंतिम होता है और वीडियो कॉल समाप्त हो जाती है। हताश और क्रोधित कमांडर अपनी मुट्ठी दबाता है। पास का एक सैनिक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि उसने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। कमांडर सहायता करता है और कहता है कि जो वास्तव में मायने रखता है वह सामान्य पैनोरमा है। उस समय सैनिक ने कमांडर की बेल्ट से जुड़ी एक चाबी देखी। बिना किसी सूचना के इसे लें और दौड़ना शुरू करें। कमांडर ने उसे रुकने के लिए चिल्लाया। बमबारी शुरू होने वाली है। सैनिक जवाब देता है कि अभी भी 6 मिनट शेष हैं। गाड़ी में चढ़ो और जल्दी करो। सेना, सेना और सेना। लेकिन मत्सरा रुकता नहीं है और गाड़ी चलाते हुए चला जाता है। एक अन्य सैनिक पूछता है कि क्या उन्हें उसके पीछे जाना चाहिए। कमांडर ने कहा, नहीं। सैनिक ने अपना निर्णय ले लिया और उसे पता होना चाहिए कि वह क्या जोखिम उठा रहा है। तेजी से गाड़ी चलाते हुए मत्सुरा समय पर पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करता है। उस समय मुझे नहीं पता था कि जो आदमी किसी दिन बचाने की कोशिश कर रहा था वह पूरी मानवता की आशा बन जाएगा। जमीन से संचालित सैनिक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, निराश हो गया क्योंकि वह अपने लक्ष्य की दृष्टि खो चुका था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि मनुष्य इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकता है, विशेष रूप से क्योंकि यह सबसे तेज मार्ग था। अगर उसे अभी भी यह नहीं मिला तो इसका मतलब था कि वह आदमी अपने वाहन से भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। अगला एरिया एक्स था। सैनिक ने अल्तावोज के माध्यम से एक संदेश प्रसारित करने पर विचार किया, लेकिन ऐसा करते हुए आसपास के राक्षसों को भी सतर्क कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने खुद को सेना के लिए अपमान के रूप में देखा। डेसिडेडो वक्ता द्वारा चिल्लाया गया, खुद को उस सैनिक के रूप में प्रस्तुत किया जिसकी पहले मदद की गई थी। उन्होंने चेतावनी दी कि क्षेत्र पर बमबारी होने वाली है और तत्काल निकासी का आग्रह किया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए चेतावनी को दोहराया कि इसे सुना जाए। एक अन्य स्थान पर सोरा ने संदेश सुना और क्षेत्र में शिकारियों की कमी के पीछे के कारण को महसूस किया। राक्षस स्वयं एक बड़ा खतरा नहीं थे, लेकिन वे बम विस्फोट की गर्मी से बचने के लिए निश्चित नहीं थे। अनावश्यक जोखिम से बचना चाहते हुए उन्होंने सैनिक के प्रयास को पहचाना और फैसला किया कि वह उस व्यक्ति को अपने लिए मरने नहीं दे सकते। संसार के विभिन्न भागों में जीवन के विभिन्न प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। वह जल्दी से घबराने लगा, लेकिन फिर संदेह करने लगा, याद करते हुए कि वह आदमी अभी भी बाहर था। ठीक उसी क्षण उन्होंने आगे एक राक्षस को देखा और उसी क्षण सोरा कार की खिड़की से टकराते हुए दिखाई दी। राहत पाकर सैनिक ने अपने भाग्य को धन्यवाद दिया कि सोरा जीवित थी, लेकिन सोरा ने बमबारी के बारे में स्पष्टीकरण की मांग की। सैनिक ने घंटे को देखा और महसूस किया कि समय समाप्त हो गया है। अचानक ऊपर के विमानों से एक कय्यर बम शुरू हुआ। कचरे का एक बड़ा टुकड़ा उनकी ओर उड़ गया, लेकिन सोरा ने इसे थोड़ी देर के लिए रोकने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। सेंट्रल कमांड सेंटर में एक महिला ने कुमगया को पुष्टि की कि बमबारी पूरी हो गई है। कुमागाया ने नुकसान का मूल्यांकन करने और जीवित राक्षसों की दिशा निर्धारित करने के लिए ड्रोन की तैनाती का आदेश दिया। हालांकि ड्रोन ने जीवन के कोई संकेत नहीं दिखाए।
इससे टीम में खलबली मच गई। कुंगया ने यह जानने की मांग की कि भागे हुए राक्षस कहाँ गए थे। महिला ने बताया कि राक्षस बिल्कुल भी नहीं बचे थे, बम्बारी के क्षेत्र के अंदर बने रहे और केंद्र के राक्षस पूरी तरह से अस्वस्थ रहे। प्रभावित होकर कुंगया ने विश्वास करने से इनकार कर दिया। टोनोसाकी ने ड्रोन के प्रसारण के बारे में पूछा। जब टीम ने स्क्रीन को देखा तो उन्होंने कुछ असामान्य देखा। ऐसा लग रहा था कि बम्बारी वाले क्षेत्र में एक ढाल है। उन्होंने पूछा कि क्या राक्षसों ने इसे बनाया था, लेकिन फिर नोट किया कि क्या एक मानव आकृति लग रही थी। अचानक राक्षसों ने ड्रोन पर हमला कर दिया, जिससे संचार बंद हो गए। टोनोसाकी घबरा गया। उन्होंने याद किया कि हमलों की यह लहर अलग होनी चाहिए थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि राक्षसों को उनकी निगरानी के तरीकों के बारे में पता था। नोबो युआसा ने तुरंत गैरिसन के क्षेत्र से सभी सैनिकों को निकालने का आह्वान किया। टोनोसाकी ने पूरी तरह से पीछे हटने और दीवारों को मजबूत करने का आदेश दिया, लेकिन महिलाओं में से एक ने बताया कि राक्षस दीवार की ओर नहीं बढ़ रहे थे। यह एक प्रश्नकर्ता को आपके पते पर ले गया। महिला ने पुष्टि की कि वे एरिया B-22 की ओर बढ़ रहे थे। टोनोसाकी ने पहचाना कि यह वही क्षेत्र था जहां रहस्यमय शिकारी गया था। क्रोधित होकर उन्होंने मांग की कि शेष सभी ड्रोनों को जोन B-22 से ईर्ष्या की जाए। उसे यह जानने की जरूरत थी कि राक्षसों को किस बात ने रोका था। इस बीच बम्बारी के स्थान पर सैनिक ने खुद को अभी भी जीवित पाकर आश्चर्यचकित होकर अपना वाहन छोड़ दिया। अविश्वास से हंसते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि बम्बारी बंद हो गई थी, लेकिन सोरा ने उन्हें चेतावनी दी कि उन्होंने अभी तक जश्न नहीं मनाया है। अगर वे जीवित थे तो राक्षस भी वहां खड़े थे और वे सीधे उनकी ओर बढ़े। अचानक सोरा ने महसूस किया कि कुछ आ रहा है और तुरंत सैनिक को नीचे खींच लिया। ऊपर से उड़ते हुए एक ड्रोन तेजी से गुजर गया। यह देखकर सैनिक ने अपना आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि यह अनसुना था कि राक्षसों ने ड्रोन पर हमला किया। मेरी बहन ने मुझे बाद के लिए अपना आश्चर्य रखने के लिए कहा। भागने का समय हो गया था। अचानक शक्तिशाली राक्षसों का एक समूह दिखाई दिया। सैनिक दार्स में यह महसूस करते हुए घबरा गया कि वे एम्बेस्टिडा में उच्चतम स्तर के समूह थे, उनके नेता 90 के स्तर पर थे। बम्बारी ने उन्हें क्रोधित नहीं किया था। वो लोगों ने यह मान लिया था कि वह मरने वाला है, वह उम्मीद खोने लगा। सोरा ने उसे याद दिलाया, यदि बम्बारी राक्षसों को नहीं मार सकते थे तो एकमात्र ऑप्शन जो बचा था वो लड़ाई में अपने आप को पूरी ताकत से झोंक देना। उन्होंने सैनिक को जीप में छिपने और दुश्मनों के खिलाफ ले जाने के लिए कहा। एक झटके में सोराह ने एक के बाद एक उच्चस्तरीय राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। उनसे निपटने के बाद सोराह बॉस राक्षस की ओर बढ़ा। प्राणी ने एक शक्तिशाली हमला किया, लेकिन सोराह ने एक हाथ से उसे आसानी से रोक दिया। जैसे ही बॉस ने अपने दूसरे हाथ से फिर से वार करने की कोशिश की, सोरा हवा में उछलकर चकमा दे गया। उसने राक्षस के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसका सिर एक पल में धड़ से अलग हो गया। फिर सोरा ने कुछ अजीब देखा। एक रहस्यमय आदमी मरे हुए बॉस राक्षस के ऊपर खड़ा था। सोरा को पहले उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ और वह चौंक गया। उस आदमी ने दावा किया कि उसने आखिरकार सोरा को पा लिया है। उसके कपड़ों के नीचे से टेंटेकल जैसे उपांग निकले और बॉस राक्षस के कटे हुए सिर को फिर से जोड़ दिया। होश में आने के बाद बॉस ने सोरा पर चोरी का आरोप लगाया और अपनी चीजें वापस मांगी। सोरा ने उलझन में पड़कर पूछा कि उसका क्या मतलब है। रहस्यमय व्यक्ति ने घोषणा की कि किसी और की शक्ति चुराने की कीमत चुकानी पड़ती है, मौत। फिर उसने सोरा पर हमला किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। सोरा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया और कहा कि ऐसे कमजोर हमले उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। अचानक बॉस राक्षस ने सोरा को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उस पल रहस्यमय व्यक्ति को लगा कि कोई उन्हें ऊपर से देख रहा है। उसे एहसास हुआ कि यह ओडेन का रेवेन नहीं था, बल्कि एक मानव निर्मित नकल थी। सोरा राक्षस की पकड़ से मुक्त हो गया और उस आदमी को चुनौती दी कि वह उस पर और अधिक गंभीरता से हमला करे। उसने अपना भाला बुलाया और उस आकृति पर हमला किया। प्रभाव से ठीक पहले रहस्यमय आदमी गायब हो गया। बॉस राक्षस के बगल में जमीन पर उतरा और मनुष्यों द्वारा देखे जाने पर अपनी घृणा व्यक्त की। वह उनकी नीच रचनाओं से घृणा करता था। उसने अपनी शक्ति को मुक्त किया, निगरानी ड्रोन को नष्ट करने के लिए एक राक्षस को बुलाया। इस बीच पास की एक इमारत के अंदर
राक्षसों से छिपकर एक आदमी ने पुष्टि की कि उसका ड्रोन नष्ट हो गया था। इसके बावजूद उसने अपना मिशन पूरा कर लिया था। उसे एहसास हुआ कि राक्षसों ने सोरा की वजह से अपना रास्ता बदल दिया था। शिकारी सोरा ने अकेले ही भीड़ का सामना किया था। उसे पता था कि उसे कमांडर को सूचित करना होगा। तभी पास के गेट से तंबू निकले और उसकी ओर बढ़े। चौंक कर उस आदमी को एहसास हुआ कि उसे पकड़ लिया गया है। सोरा ने इमारत की ओर देखा। रहस्यमय आदमी हंसा और अपने राक्षसों को सभी को मारने का आदेश दिया। उन्हें अपना सेवक कहा। सोरा को सैनिक के शब्द याद आने लगे कि कैसे उसके जैसा एक मजबूत शिकारी कई लोगों की जान बचा सकता है और कैसे उस सैनिक ने उसे बमबारी के बारे में चेतावनी दी थी, सब कुछ जोखिम में डालकर। बॉस राक्षस से नीचे कूदते हुए सोरा ने एक निर्णय लिया। दुश्मन को हराने के लिए उसे नेता को खत्म करके शुरुआत करनी थी। अगर वह जान बचाना चाहता था तो उसे अपने दुश्मनों को जल्दी से जल्दी मारना था। उसने देखा कि आदमी के साथ मिलकर राक्षस की हमला करने की शक्ति और भी मजबूत हो गई थी। जमीन के नीचे से रहस्यमय आदमी छाया में बदल गया और सोरा के पैर को पकड़ लिया। सोरा ने उसकी दृढ़ता पर अपनी निराशा व्यक्त की। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह आदमी बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा था। फिर उस आदमी ने अपनी परछाई से तलवार निकाली और सोरा को लगा कि उसमें से एक खतरनाक ऊर्जा का प्रवाह निकल रहा है। उस आदमी ने सोरा को मारने का इरादा जाहिर किया और उसे रसातल का बीज कहा। उसने तलवार से वार किया, लेकिन सोरा ने उसकी बाह पर मुक्का मारा, हथियार छीन लिया और जवाबी हमला किया। वह आदमी बाल बाल बच गया। सोरा ने कुछ अजीब बात नोटिस की। हमला निष्फल हो चुका था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। तलवार के इर्द गिर्द की ऊर्जा अजीब तरह से रसातल की शक्ति के समान महसूस हुई। रहस्यमय आकृति ने सोरा से सवाल किया, किसी और का हथियार चुराने के लिए उसका मजाक उड़ाया। जैसे ही उसने कहा, सोरा के हाथ में तलवार गायब होने लगी। सोरा को एहसास हुआ कि यह एबिस की शक्ति थी और उसने स्वीकार किया कि अभी भी इसके साथ कई ऐसी क्षमताएं जुड़ी हुई हैं जिन्हें उसने खोजा नहीं था। उसने स्वीकार किया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और उसने सैनिक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने को प्राथमिकता देने का फैसला किया। सोरा कार में बैठे सैनिक के पास गया और पूछा कि क्या उसे ऊंचाई से कोई परेशानी नहीं है। सैनिक ने पुष्टि की और सोरा ने कार को अपने कंधे पर उठा लिया, यह घोषणा करते हुए कि वे उड़ान भर रहे हैं। रहस्यमय आकृति ने सोरा को चेतावनी दी कि वह रसातल की शक्ति को कम न आंके। उसने घोषणा की कि ताकतवर का काम कमजोर की रक्षा करना नहीं है, बल्कि खुद मजबूत बनना है। ऐसा कहते हुए उसने आसमान में एक विशाल काला गोला बुलाया, जिससे सोरा और सैनिक दोनों को खतरा हो गया। सोरा को यह समझ में आ गया कि काला गोला तेज है और अगर वह भाग भी जाए तो उसे पकड़ सकता है। उसने कार नीचे रखी और आने वाले हमले पर हमला किया। उसने उसे नष्ट करने की उम्मीद में मुक्का मारा, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि कोई असर नहीं हुआ। उसने निष्कर्ष निकाला कि यह दुश्मन का असली रूप नहीं था। अचानक सोरा ने सैनिक को चिल्लाते हुए सुना। पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि रहस्यमय आकृति के तंबू कार में घुसकर सैनिक को जकड़ रहे थे। सोरा ने उसे कार से बाहर निकलने के लिए चिल्लाया, लेकिन तंबू पहले ही उसे जकड़ चुके थे। आकृति ने मजाक में सैनिक को आश्वस्त किया कि वह डरे नहीं। उसने अपने तंबू से कार को ऊपर उठाया और उसके ऊपर खड़ा होकर सोरा को चिढ़ाया। सोरा ने छायादार तंबुओं को तोड़ दिया, लेकिन पाया कि वे पहले ही सैनिक के शरीर में घुस चुके थे, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर आकृति ने बताया कि सैनिक अभी पूरी तरह से मरा नहीं था और मुस्कुरा भी रहा था, जो इस बात का सबूत था कि वह शरीर को नियंत्रित करने के लिए भूतप्रेत विद्या का इस्तेमाल कर रहा था। उसने आगे कहा कि प्रियजनों को मरते हुए देखना सोरा जैसे व्यक्ति के लिए एक सुंदर भाग्य था, जिसे उसने रसातल का बीज कहा। सोरा ने निराश होकर उससे उसकी क्रूरता के बारे में पूछा और पूछा कि क्या उसे दूसरों की गरिमा को नष्ट करने में मजा आता है। रहस्यमय आदमी ने ओब्सीडियन तूफान के हमले के साथ जवाब दिया, दावा किया कि स्पष्ट रूप से बताने की कोई जरूरत नहीं थी। सोरा ने उसके अहंकार का मुकाबला किया, आगे की ओर छलांग लगाई और टेंटेकल्स पर एक मुक्का मारा, जिससे वे नष्ट हो गए। उसने जल्दी से गिरे हुए सैनिक को पकड़ लिया, माफी मांगी और इस बात पर विचार किया कि सैनिक को कैसे अराजकता में घसीटा गया था।
जमीन पर उतरते हुए सोरा दुश्मन पर टूट पड़ा और एक शक्तिशाली मुक्का मारा, लेकिन वह व्यक्ति उसके पीछे टेलीपोर्ट हो गया और सोरा का मजाक उड़ाया कि वह एक नौसिखिया है जो रसातल की शक्ति को नियंत्रित करने में असमर्थ है। सोरा ने सीधे उसके चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे वह उड़ गया। खुद को मजबूत बताते हुए सोरा अपनी जगह पर डटा रहा। हैरान होकर दुश्मन ने स्वीकार किया कि उसे वास्तव में चोट लगी थी। सोरा ने फिर से हमला किया। उसने दुश्मन को याद दिलाया कि लोग बढ़ते हैं। सोरा की प्रगति से चकित रहस्यमय आदमी बॉस राक्षस की पीठ पर भाग गया और निराशा में चिल्लाया, यह महसूस करते हुए कि सोरा ने पहले से ही रसातल की शक्ति पर महारत हासिल करना शुरू कर दिया था। सोरा ने हवा में ऊंची छलांग लगाई और उसका पीछा किया, लेकिन वह आदमी फिर से भागने में कामयाब रहा। उसने स्वीकार किया कि सोरा उम्मीद से ज्यादा मजबूत था। पीछे हटने के बिना सोरा ने घोषणा की कि भले ही वह उससे बच जाए, लेकिन वह इससे नहीं बच पाएगा। इसके साथ ही सोरा ने सीधे बॉस मॉन्स्टर पर एक शक्तिशाली मुक्का मारा। एक शक्तिशाली मुक्का मारने के बाद सोरा को एहसास हुआ कि दुश्मन फिर से उसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। उसने सीधे असली शरीर के कोर पर निशाना लगाने का फैसला किया। बिना किसी हिचकिचाहट के सोरा राक्षस के अंदर पहुंच गया और उसका कोर बाहर निकाल लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, बॉस राक्षस का पुनर्जन्म पूरी तरह से रुक गया और अंततः वह नष्ट हो गया। एक बार वापस जमीन पर आकर सोरा रहस्यमय आदमी की ओर मुड़ा और उसे अगला लक्ष्य घोषित किया। जवाब में दुश्मन ने अपनी शक्तियों को सक्रिय किया और इस पल को याद रखने की कसम खाई। उसने शैडो यूनिटी नामक एक चाल शुरू की, जिसमें उसने आसपास के सभी राक्षसों से ऊर्जा खींची। वह ऊर्जा उसके चारों ओर इकट्ठी हो गई, जिससे उसके पैरों के नीचे एक ब्लैक होल जैसा भंवर बन गया। एक पल में वह उसमें से गायब हो गया, सभी राक्षसों के साथ भाग गया। यह देखकर सोरा को आश्चर्य हुआ कि इतनी शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ भागने के लिए किया गया था। उसने देखा कि उसके कपड़े बर्बाद हो गए थे, लेकिन उसे राहत मिली कि उसकी माँ और पिताजी की तस्वीर बरकरार थी। कार के पास पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और अंदर गिरे सैनिक को देखा। उसने माना कि इस आदमी का शायद कोई परिवार भी इंतजार कर रहा होगा। सोरा ने धीरे से सैनिक के गले से एक पेंडेंट निकाला और उसके शरीर को कार के बाहर रख दिया। उसने उसे वापस ले जाने का वादा किया। अंदर ही अंदर सोरा को पता था कि यह अंत नहीं था। छाया का उपयोग करने वाले दुश्मन ने बहुत सारी छायाओं को अवशोषित कर लिया था और वह कभी भी दूसरा हमला कर सकता था। उसे पहले निकासी आश्रय तक पहुंचने न देने के दृढ़ निश्चय के साथ सोरा उस दिशा में भाग गया। इस बीच तोनोसाकी ड्रोन दस्ते के साथ पहुंची और उन्हें क्षेत्र की पूरी तरह से जांच करने का आदेश दिया, ताकि कोई कसर न छोड़ी जाए। उसने अन्य सभी इकाइयों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया। जैसे ही टीम ने अपनी खोज शुरू की, एक सैनिक उसके पास आया। उसने देखा कि राक्षसों को पहले ही बाहर निकाल दिया गया था। तोनोसाकी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सभी राक्षसों को हरा दिया गया है और उन्हें ड्रोन डेटा की जांच करने और हर विवरण की रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। जब उसने आसपास के माहौल का निरीक्षण किया, तो तोनोसाकी ने एक भयंकर लड़ाई के स्पष्ट संकेत देखे। उसे याद आया कि लेफ्टिनेंट कगुरा ने जिस शक्तिशाली शिकारी का जिक्र किया था, वह न केवल बमबारी से बच गया था, बल्कि मौजूद हर राक्षस को भी खत्म कर दिया था। तभी एक सैनिक ने उसे आवाज दी और बताया कि ड्रोन में से एक में एसडी कार्ड अभी भी बरकरार है। वह रिकॉर्ड किए गए डेटा को देखने के लिए तैयार हो गया। तोनोसाकी ने फुटेज देखकर यह समझा कि वहां क्या हुआ था। उसने देखा कि प्राइवेट फर्स्ट क्लास मात्सुरा बमबारी क्षेत्र में घुस रहा है। उसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति भी था जिसे उसने शक्तिशाली शिकारी माना था। दूसरी तरफ तलाशी के दौरान एक सैनिक लूट के ढेर पर ठोकर खा गया। एक और सिपाही उसके पास आया और पूछा कि उसे क्या मिला। घबराए हुए पहले सिपाही ने जवाब दिया कि कुछ नहीं मिला। दूसरे सिपाही ने उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और उसके पास बैठ गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये आइटम रश बॉस द्वारा गिराए गए थे, यह देखते हुए कि वे दुर्लभ दिखते हैं। उन्होंने पहले सैनिक को याद दिलाया कि यूनिट द्वारा पाई गई लूट को रखना एक अपराध था। फिर सैनिक ने उस पर दबाव डाला, पूछा कि क्या उसे पता है कि क्या करने की जरूरत है। जवाब में घबराए हुए सैनिक ने पूछा कि लूट का माल कैसे बांटा जाए। दूसरे सैनिक ने उसे शांत रहने को कहा और कहा कि उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए।
पहले सैनिक ने मना कर दिया और जोर देकर कहा कि ऐसे बक्से में कोई महान चीज हो सकती है। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए दूसरे सैनिक ने स्पष्ट कर दिया कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। हार मानकर पहले सैनिक ने बक्सा उसे सौंप दिया और मौके से भाग गया। मुस्कुराते हुए दूसरे सैनिक ने जश्न मनाया, आखिरकार उसे एक गोलेम अवशेष मिल गया। अंत में दृश्य निकासी आश्रय 6 में बदल जाता है, जहां सोरा आखिरकार पहुंच जाता है। अपने आसपास की स्थिति को देखते हुए सोरा को पता चलता है कि आश्रय पर अभी तक हमला नहीं हुआ है। वह भीड़ के बीच चलता है, अपने आसपास के सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। सोरा को आसपास कोई शक्तिशाली उपस्थिति महसूस नहीं होती और उसे चिंता होती है कि अगर कोई मजबूत रक्षक आगे नहीं आया तो यह जगह अंततः नष्ट हो सकती है। अचानक सोरा के सामने एक आदमी प्रकट होता है। उसके व्यवहार को देखते हुए सोरा को आश्चर्य होता है कि क्या वह आदमी अंधा है। अजनबी को सोरा के खून का गाढ़ापन महसूस होता है और वह अनुमान लगाता है कि वह बाहर से आया होगा। सोरा इसकी पुष्टि करता है। वह आदमी राहत से मुस्कुराता है और आश्वासन देता है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। वह बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी खरीदने की इच्छा व्यक्त करता है, उम्मीद करता है कि सोरा को कुछ उपयोगी जानकारी मिल सकती है। सोरा सोचता है कि क्या इस जगह पर इस तरह की मुद्रा का इस्तेमाल होता है और वह जो जानता है उसे साझा करने के लिए सहमत होता है। हालांकि वह पहले उस आदमी के शब्दों के चयन पर सवाल उठाता है, यह सोचकर कि एक भिक्षु उसे इतने सम्मान से क्यों संबोधित करेगा। वह आदमी हंसता है और स्वीकार करता है कि भिक्षु की पोशाक केवल उसका निजी शौक है। सोरा उस आदमी से उसकी आंखें छिपाने के बारे में भी पूछता है, जिस पर वह आदमी दावा करता है कि उसे हाल ही में एक आंख की बीमारी हो गई है। लेकिन सोरा को उस आदमी की छिपी हुई निगाहों के पीछे कुछ और शक्तिशाली चीज का आभास होता है। उन्हें देखे बिना भी वह उस आदमी की आंखों में एक भयावह रोशनी महसूस कर सकता है, यह महसूस करते हुए कि यह अजनबी अपार शक्ति छिपाए हुए हैं। आदमी बताता है कि सैनिक दीवारों पर इकट्ठा होकर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो आम जनता शायद नोटिस न करे। वह बाहर से धमाके की आवाजें सुनने का भी जिक्र करता है और सोरा से पूछता है कि क्या हो रहा है। सोरा हंसते हुए स्वीकार करता है कि उसे भी पूरी तरह से यकीन नहीं है। वह एक काम से जा रहा था जब उसने दक्षिण पश्चिम से एक धमाके की आवाज सुनी। चौंककर उसने अपना पत्र गिरा दिया और उसे अपना रास्ता खोजने के लिए अपनी शर्ट को एक अस्थायी मानचित्र के रूप में इस्तेमाल करना पड़ा। वह आदमी हैरान है, उसे पता है कि सोरा भी अपनी शक्ति छिपा रहा है। उसका धन्यवाद करते हुए वह आदमी दक्षिण पश्चिम दिशा की पुष्टि करता है, सोरा को कुछ पैसे देता है और चला जाता है। सोरा उसे जाते हुए देखता है, हैरान है कि वह आदमी इतनी अस्पष्ट दिशाओं के साथ अकेले ही जा रहा है। वह सोचता है कि उसके जैसे कितने और लोग हैं। सोरा सोचता है कि कैसे उसे अजनबी होने के बावजूद आज़ादी से घूमने की इजाज़त दी जा रही है। यह दर्शाता है कि मानवता की चौकसी शायद कम हो गई है, क्योंकि वे सभी एक ही खतरे का सामना कर रहे हैं। बाद में भिक्षु से मिले पैसों से नए कपड़े खरीदने के बाद सोरा अपने माता पिता की तलाश करने के लिए तैयार हो जाता है। वह पुराने तरीके से ही शुरू करने का फैसला करता है। एक महिला के पास जाकर वह उसे एक फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या वह उस जोड़े को पहचानती है। महिला चौंक जाती है और जल्दी से चली जाती है, यह दावा करते हुए कि वह उन्हें नहीं जानती। सोरा को उसकी प्रतिक्रिया अजीब लगती है, जैसे उसने कोई भूत देखा हो, और सोचती है कि क्या यहाँ हर कोई सिर्फ घबराया हुआ है। उस समय सोरा को अपने पीछे एक आदमी दिखाई देता है। वह आदमी आवाज लगाता है और सोरा गंभीर भाव से जवाब देती है। वह आदमी घबराकर सोरा पर रात में घूमने और लोगों को तस्वीरें दिखाने का आरोप लगाता है और पूछता है कि सोरा को यह किस युग की तस्वीर लगती है। सोरा उसे फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या वह उसमें मौजूद दो लोगों को पहचानता है। वह आदमी भड़क जाता है और पूछता है कि सोरा के पास यह फोटो क्यों है। सोरा जवाब देता है कि वह उनका बेटा है। यह सुनकर वह आदमी चौंक जाता है और पूछता है कि क्या सोरा वास्तव में वह बच्चा है। उसे संदेह है कि वह उसका मजाक उड़ा रहा होगा।
अचानक एक ट्रक पीछे से सोरा से टकराता है। हालांकि बस क्षतिग्रस्त हो जाती है, लेकिन सोरा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। वह शांति से ड्राइवर को संबोधित करता है और उससे वही दोहराने के लिए कहता है जो उसने कहा था। वह व्यक्ति सोरा को देखकर दंग रह जाता है और काफी देर बाद उसे पहचान लेता है। वह सोरा को सीधे सड़क पर उनके घर की तलाश करने के लिए निर्देशित करता है। सोरा उसे धन्यवाद देता है और चला जाता है। सोरा के जाने के बाद वह आदमी घबराकर भाग जाता है। उसे एहसास होता है कि उसे सभी को इकट्ठा करने की जरूरत है। इस बीच सोरा चलते हुए सोचता रहता है कि कैसे एक ठग को उसके माता पिता के बारे में पता था। उसे याद आता है कि कैसे उसके पिता सभी के प्रति दयालु थे और उसकी माँ भी वैसी ही थी। दोनों का इस तरह की दुनिया में आसानी से फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन अब सोरा यहाँ है। उस जगह पर पहुंचकर सोरा को लगता है कि यह उनका घर होगा। इतने सारे लोगों के चले जाने के बाद खाली घर शायद आम बात है। अंदर से उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है और वह तुरंत पहचान जाता है कि यह उसके पिता की आवाज है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसके पिता बाहर निकलते हैं और सोरा को देखकर गुस्से से पूछते हैं कि वह कौन है। सोरा शांति से जवाब देता है और अपना परिचय देता है। यह वही है सोरा। सोरा आखिरकार अपने पिता के साथ घर के अंदर बैठ गया। तभी उसकी माँ अंदर आई और उसने उन्हें इंतजार करवाने के लिए माफी मांगी और बताया कि दोनों ने अभी तक एक दूसरे से बात नहीं की है। ऐसे समय में उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत पिता और बेटे के बीच रहस्यों के आदान प्रदान की थी। निजी तौर पर उनके पिता अपनी पत्नी के सामने कुछ भी नहीं बताना चाहते थे, लेकिन अगर सोरा ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया तो उन्हें आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई भी संदिग्ध बात सामने आती तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती। उसके पिता ने ऊपर की ओर देखा, जहां एक आदमी गुप्त रूप से तैनात था, कार्रवाई के लिए तैयार। सोरा ने छिपे हुए आदमी को देखा और महसूस किया कि उसके पिता अभी भी सतर्क थे। इतनी कड़ी सुरक्षा के कारण सोरा को ज्यादा आराम महसूस हुआ। उसके पिता ने पूछा कि क्या वह तैयार है। मन ही मन सोरा ने गुर्गे को चेतावनी दी कि वह खुद को तैयार रखे, क्योंकि उसे ऐसी बातें सुनने को मिलनी थीं जो उसे नहीं सुननी चाहिए थीं। सोरा ने बताया कि हर सप्ताहांत उसके पिता गृहिणी सहायता समूह में खाना पकाने की कक्षाएं लेते थे। हैरान पिता को आश्चर्य हुआ कि सोरा को यह कैसे पता चला। सोरा ने आगे बताया कि वह हर सप्ताह गुप्त रूप से बैले नृत्य की कक्षाएं भी लेता था। गुर्गे ने अविश्वास में फुसफुसाते हुए कहा, बैलेट? सोरा के पिता ने गुर्गे की ओर तीखी नजर डाली, जिससे वह घबरा गया। उन्होंने जानकारी को खारिज करने की कोशिश की, दावा किया कि कोई भी व्यक्ति उनके बेटे के बिना यह पता लगा सकता है। सोरा ने अपने परिवार के बारे में कुछ और निजी बातें साझा करने की पेशकश की। जब उसके पिता ने उसे चुनौती दी तो सोरा ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया कि कमरे में रखी जापानी तलवार सिर्फ एक प्रतिकृति है। यह सुनकर गुर्गे को आश्चर्य हुआ। सोरा के पिता ने सबूत मांगा। सोरा ने जवाब दिया कि तलवार की मूठ पर अभी भी उसके भाई के काटने के निशान हैं। गुर्गे को यह सोचकर घबराहट हुई कि ये निशान तब के हैं जब परिवार के मुखिया को बांध दिया गया था और उसने अपने मुंह में ब्लेड का इस्तेमाल करके 38 लोगों को मार डाला था। अब उसे डर था कि सोरा का असली लक्ष्य परिवार के मुखिया को चौंकाकर उसे खत्म करना था। सोरा ने बताया कि तलवार वापस भी खींची जा सकती है। उस पल तनाव टूट गया। उसके पिता आगे बढ़े और उसे कसकर गले लगा लिया। बहुत खुश और आंसू भरे हुए उन्होंने कहा कि उन्हें लगा था कि वह मर चुका है। उनका बेटा आखिरकार घर लौट आया था। उसे याद आया कि उन्होंने क्या क्या किया था। सोरा के बारे में सुराग पाने के लिए हर जगह खोजबीन की थी। किसी तरह इस प्रक्रिया के दौरान वह उनके संगठन का बॉस बन गया था और अब वही बॉस बेकाबू होकर रो रहा था। उसने सोरा से पूछा कि क्या वह उनके ऊपर वाले आदमी को नीचे ला सकता है। यह सब देखकर गुर्गा दंग रह गया। परिवार का मुखिया, जो अपने सम्मान के लिए जाना जाता है और जीवन भर खून खराबे में डूबा रहता है, अब रोता हुआ पिता बन गया था। गुर्गे ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था और वह भागना चाहता था, मन ही मन विनती कर रहा था कि उसे न मारा जाए। सोरा ने गुर्गे के पैरों पर घुटने टेकते हुए विनम्रता से उसे रुकने के लिए कहा कि उसके पिता बात करना चाहते हैं।
जल्द ही वे चारों एक साथ बैठ गए। पिता ने गुर्गे को संबोधित किया, जिसका नाम ओचियाई था, और बताया कि उसके सभी रक्षकों में से उसकी जुबान सबसे ढीली थी। सोरा ने चेतावनी दी कि अगर कुछ भी लीक हुआ तो वह ओचियाई पर होगा। उस आदमी ने चुप रहने का वादा किया। अपने विचारों में उसने आखिरकार स्वीकार कर लिया कि इसमें कोई संदेह नहीं था। सोरा वास्तव में बॉस का बेटा था। सोरा की मां ने उन्हें ओचिया को धमकी न देने के लिए कहा। उसके कोमल शब्दों ने उसे भावुक कर दिया, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा कि उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए। ओचिया ने सम्मानपूर्वक उत्तर देते हुए आज्ञा का पालन किया। पिता ने तब राहत व्यक्त की कि सोरा ने उसे नींद में पादने या खर्राटे लेने के बारे में कुछ नहीं बताया। उसकी पत्नी ने मजाक में कहा कि उसने खुद ही यह बात उठाई है। सोरा को ऐसा लगा जैसे वह अभी अभी रसातल से बाहर निकला है। वह सचमुच घर पर था। उस समय उसके पीछे आवाजें गूंज उठीं। कुछ लोग अंदर आए, उनमें वही आदमी था जिसने पहले सोरा को उसके पिता के बारे में जानकारी दी थी। बॉस के पास जाकर उसने बताया कि एक सफेद बालों वाला बच्चा उसे ढूंढ रहा है। सफेद बालों वाले बच्चे का जिक्र सुनकर सोरा ने उत्सुकता से पूछा कि क्या वे उसका जिक्र कर रहे हैं। सोरा को देखकर वह आदमी चौंक गया और चिल्लाने लगा। उसने दावा किया कि हालांकि सोरा मजबूत हो सकता है, लेकिन उनके साथ बहुत से लोग हैं। उसने सोरा पर टाइगर सरोवर से होने का आरोप लगाया और उसे उनके समूह के साथ कुछ भी करने के खिलाफ चेतावनी दी। बिना कोई जवाब दिए सोरा ने शांति से मुड़कर उस आदमी का पैर पकड़ लिया और सीधे खड़े होकर उसे घूरने लगा। फिर उसने अपने पिता को सुझाव दिया कि वह उसे अपने आदमियों से मिलवा दे। उसके पिता ने जवाब दिया और बताया कि सोरा उसका बेटा है जो 5 साल से लापता था और अभी अभी लौटा है। उन्होंने सोरा के स्तर का जिक्र करना शुरू किया, लेकिन फिर रुक गए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें नहीं पता कि यह क्या है। सोरा ने स्पष्ट किया कि उनके पास सिस्टम नहीं है। उनमें से एक व्यक्ति हैरान था। उसने पूछा कि क्या सोरा वास्तव में सिस्टम के बिना 5 साल तक फॉलन जोन में जीवित रहा था। दूसरे व्यक्ति ने बताया कि सिस्टम के बिना कोई भी लेवल 10 से आगे प्रशिक्षण नहीं ले सकता। सोरा को मजबूत माना जाने पर अविश्वास व्यक्त किया। पहले व्यक्ति ने स्वीकार किया कि वह गलत था, लेकिन अंदर ही अंदर वह हैरान था। सोच रहा था कि अगर वह वास्तव में एक नौसिखिया था तो सोरा उस पहले के प्रभाव से बिना चोटिल हुए कैसे बच गया। सोरा ने उन्हें अपने सिस्टम का उपयोग करके अपने स्तर की जांच करने का मौका दिया। आदमी ने जवाब दिया, यह समझाते हुए कि निरीक्षण कौशल के बिना एक व्यक्ति केवल राक्षस के स्तर को देख सकता है, अन्य लोगों के स्तर को नहीं। उनके पिता ने कहा कि निरीक्षण कौशल शिकारियों के बीच दुर्लभ था, लेकिन मालिक के पास यह था। सोरा ने अपने पिता से कहा कि वे आगे बढ़कर जांच करें। अपने विचारों में सोरा चाहता था कि उसे एबिस के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। फिर उसने अपनी मां की ओर मुड़कर पूछा कि क्या वह जांच करने के लिए उत्सुक नहीं है। उसने जवाब दिया कि किसी भी चीज से ज्यादा वह सिर्फ उसके साथ रहना चाहती थी और पहले से ही जानती थी। कोशिश करने के बाद सोरा के पिता ने घोषणा की कि चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने 2 संभावनाएं प्रस्तावित कीं। या तो सोरा के पास कोई सिस्टम नहीं था, या उसका स्तर इतना ऊंचा था कि उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। हालांकि सिस्टम के बिना भी उसका नाम अभी भी दिखाई देना चाहिए था और सोरा 5 साल तक अकेले जीवित रहा था। अगर वह वास्तव में एक नौसिखिया होता तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। इससे वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सोरा का स्तर संभवतः उसकी समझ से कहीं ज्यादा था। उसे आश्चर्य हुआ कि सोरा इतने सालों तक क्या कर रहा था। सोरा की मां ने उन्हें धीरे से खुश रहने की याद दिलाई। सोरा पूरी तरह से स्वस्थ होकर वापस आ गया था और जो कुछ भी उसने सहा था वह अब वापस आ गया था। इन शब्दों ने सोरा को भावुक कर दिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मां को गले लगाया और उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक है और उसे रोने से मना किया। यह देखकर उसके पिता भी भावुक हो गए। उन्होंने जल्दी से दूसरों को कमरे से बाहर जाने का आदेश दिया, यह कहते हुए कि एक मां और उसका बच्चा लंबे समय के बाद फिर से मिले हैं और उन्हें गोपनीयता की आवश्यकता है। बाहर आने के बाद उन्होंने चुपचाप दूसरों से जीरो और बाकी लोगों के बारे में पूछा, यह देखते हुए कि 2 घंटे हो गए हैं और वे अभी भी वापस नहीं आए हैं। वापस घर आकर सोरा ने अपनी मां से अपने भाई के बारे में पूछा।
उसने उसे आश्वस्त किया कि उसका भाई ठीक है, लेकिन सेना में होने के कारण वह शायद ही कभी घर आता है। उसने उसे फोन करने की पेशकश की, यह समझाते हुए कि वह अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहा था, लगभग सोरा का बदला लेने की कोशिश कर रहा था। सोरा ने बताया कि उसे अपने भाई को देखे हुए कितना समय हो गया है। फिर उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह किसी उच्च पद पर है। उसने बताया कि हालांकि उसके पास एक रुतबा था, लेकिन लोगों का उस पर भरोसा करने का असली कारण यह था कि वह एक पादरी थी, एक उपचारक जिसके पास कई सहायक क्षमताएं थीं और यहाँ तक कि भविष्यवाणी करने का उपहार भी था। सोरा ने पूछा कि क्या वह देख सकती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने स्वीकार किया कि उसके पास कौशल देखने की क्षमता नहीं है। फिर उसने सवाल किया कि उसे कैसे पता था कि वह वापस आएगा। उसने बस इतना कहा कि एक पादरी के रूप में उसके पास भविष्यवाणी करने की शक्ति थी और उसे हमेशा पता था कि वह एक दिन वापस आएगा। अचानक घर पर कोई आया। सोरा के पिता जांच करने के लिए बाहर निकले और यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि यह उपप्रमुख था। जैसे ही उप प्रमुख जीरो इवाशिमा ने प्रवेश किया, सोरा के पिता ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यूनाइटेड गिल्ड्स के उपाध्यक्ष जीरो परेशान दिख रहे थे। सोरा के पिता ने यह देखा और पूछा कि क्या कुछ हुआ है। उन्होंने पहले ही पर्दे के पीछे की जांच का आदेश दे दिया था और जानना चाहते थे कि क्या पता चला। जीरो ने बताया कि टाइगर की दहाड़ वास्तव में सेना से जुड़ी हुई थी, जैसा कि संदेह था। उन्होंने हमेशा की तरह सेना को राक्षसों के शव सौंपे थे। हालांकि निरीक्षण के दौरान नोटबुक वाला एक आदमी गड़बड़ करने लगा। उसने बहाना बनाया, उन्हें केवल आधे अंक दिए और फिर अपने वरिष्ठों को पूरी राशि की सूचना दी। आगे की समीक्षा करने पर सभी विसंगतियां टाइगर्स रोअर की ओर इशारा करती हैं। स्थिति को समझते हुए सोरा के पिता को एहसास हुआ कि चीजें जितनी दिख रही थीं, उससे कहीं ज्यादा खराब थीं। अगर टाइगर की दहाड़, जिसे तटस्थ माना जाता था, इस तरह से व्यवहार कर रही थी, तो इसके पीछे कुछ और भी होना चाहिए। लेकिन वह जानते थे कि वे चुपचाप बैठकर इसे अनदेखा नहीं कर सकते थे। इससे शहर का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अभी के लिए उसने जीरो को आराम करने और कुछ खाने के लिए कहा। जैसे ही उसने अपनी तलवार बुलाई, उसने घोषणा की कि वह खुद टाइगर्स रोअर का दौरा करेगा और चीजों को ठीक करेगा। यूनाइटेड गिल्ड्स इतने भोले नहीं थे कि बिना किसी परिणाम के उन पर रौंद दिया जाए। इस बीच अपने कमरे में सोरा गहरी सोच में डूबा हुआ था। ब्लैक शार्ड की बदौलत उसकी सारी क्षमताएं ओवरड्राइव में चली गई थीं। यह सिर्फ उसकी ताकत नहीं थी, उसकी इंद्रियां इतनी तेज हो गई थीं कि वह दूर की आवाजें सुन सकता था। उसे शक था कि कागावा और लुटेरे भी टाइगर की दहाड़ से जुड़े हुए थे। अब जब उसके पिता उनसे भिड़ने की तैयारी कर रहे थे, तो उसे चिंता होने लगी। अपने कमरे से बाहर निकलते हुए सोरा ने अपने पिता से कहा कि वह भी साथ आ रहा है। पास में खड़े एक आदमी ने यह देखा, उसे लगा कि शायद यह सोरा की असली शक्तियों को देखने का मौका हो सकता है। जीरो ने उत्सुकता से पूछा कि सोरा कौन है। सोरा के पिता ने उसे अपना बेटा बताया, जो 5 साल से फॉलन जोन में लापता था। चौंक कर जीरो ने पूछा कि क्या वह अकेला बच गया था और उसका स्तर क्या था। सोरा के पिता ने बताया कि सोरा के पास यह सिस्टम नहीं है। इससे जीरो को लगा कि सोरा एक सामान्य व्यक्ति है। जीरो ने चुपचाप सोचा कि सिस्टम के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी आश्रय में 3 दिनों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। यह केवल उच्च कोटि के आंकड़ों और शीर्ष उत्तरजीविता कौशल के साथ ही संभव था, लेकिन नौकरी कौशल के बिना सोरा जैसा कोई व्यक्ति युद्ध में बोझ बन जाएगा। मुस्कुराते हुए जीरो ने सोरा की भलाई के लिए चिंता व्यक्त की और सुझाव दिया कि वह इसके बजाय आराम करे। सोरा के पिता सहमत हुए और उसे अपनी मां के साथ रहने के लिए कहा। उनकी मां ने भी कहा कि उन्होंने अभी तक उसे घर के आसपास भी नहीं दिखाया है। सोरा को एहसास हुआ कि उन्हें लगा कि वह युद्ध में उपयोगी नहीं होगा, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ। सिस्टम वाले अन्य लोगों के लिए वह सिर्फ एक साधारण इंसान था। उसने खुद से कहा कि वह अभी भी इस आश्रय की स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। अगर उसे जिस राक्षस पर संदेह था वह असली था, तो उसे अपने माता पिता को सुरक्षित रखने के लिए अपनी असली शक्तियों को छुपाना होगा। वह पीछे रहने के लिए सहमत हो गया। जो व्यक्ति उसे चुपचाप देखना चाहता था, वह सोरा की क्षमताओं को देखने का मौका चूकने पर दुखी था।
इसके तुरंत बाद सोरा के पिता और अन्य लोग चले गए। सोरा की मां ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि चिंता मत करो। उसके पिता को बस उसके वापस आने के बाद उसकी सुरक्षा की चिंता थी। उसने उसे भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी दृष्टि क्षमता हमेशा खतरे को भांपने में सक्षम थी और उसने उसे बताया कि उसके पिता इस बार भी सुरक्षित वापस आ जाएंगे। सोरा ने शांति से उत्तर दिया, कहा कि वह अब बच्चा नहीं रहा। फिर भी वह खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। भले ही उसकी मां भविष्यवाणियों के जरिए खतरे को देख सकती थी, लेकिन वह जानता था कि टाइगर की दहाड़ का सेना से संबंध भविष्य में उसके पिता के साथ और अधिक संघर्ष का कारण बनेगा। फिर उसने आश्रय में मौजूदा स्थिति के बारे में पूछा और क्यों टाइगर की दहाड़ उनके प्रति शत्रुतापूर्ण हो गई थी। उसकी मां ने बताया कि जजमेंट डे के बाद जागृत लोगों द्वारा गठित एक शिकारी संघ ने आश्रयों का प्रबंधन करने के लिए सेना के साथ मिलकर काम किया। उनके पिता ने यूनाइटेड गिल्ड्स की स्थापना की और सोरा को खोजने की उम्मीद में इवैक्यूएशन शेल्टर 6 में सेना के साथ सहयोग किया। गिल्ड का विकास इसलिए हुआ क्योंकि लोग परिवारों को फिर से जोड़ने की उनकी प्रतिज्ञा से प्रेरित थे। यूनाइटेड गिल्ड ने व्यवस्था बनाए रखी, आपूर्ति को इकट्ठा किया और राक्षसों से लड़ा। सेना ने उल्लंघनों और टावर छापों को संभाला। उनके पिता हमेशा शांति बनाए रखने के लिए अपने लोगों को युद्ध में भेजने से बचते थे। लेकिन कई महीने पहले शेल्टर 4 के एक शक्तिशाली गिल्ड टाइगर्स रोअर ने यहां एक शाखा स्थापित की। तब से उनके साथ संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ। सोरा ने पूछा कि सेना ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। उसकी मां ने समझाया कि दुश्मन बहुत शक्तिशाली हो गए थे और सेना अब उनसे अकेले नहीं निपट सकती थी। टावर क्लियरिंग के लिए स्थापित टाइगर्स रोअर इतना शक्तिशाली था कि सेना अब उन पर निर्भर थी। गिल्ड के पास टावर रेड की बहुमूल्य जानकारी भी थी, जिससे उन्हें अनदेखा करना असंभव था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके पास टावर देवता द्वारा चुना गया एक जागृत व्यक्ति था। उनका असली तुरुप का पत्ता। जब सोरा ने टावर देवता के बारे में पूछा तो उसकी मां ने बताया कि वे टावरों के स्वामी थे। उनकी शक्ति एक देवता के बराबर थी। जो लोग अपने परीक्षणों को पास कर लेते थे वे एजरा बन जाते थे, जिन्हें दिव्य शक्ति प्राप्त होती थी। इन एजरा को टावरों के बाहर दिव्य दूत और उनके भीतर संरक्षक के रूप में देखा जाता था। टाइगर्स रोअर में सबसे ज्यादा एजरा थे और उसने जल्दी ही हर पड़ोसी गिल्ड को निगल लिया। हालांकि उसके पिता का गिल्ड बहुत प्रिय था, लेकिन उन्होंने कभी भी एक टावर को साफ नहीं किया था और वे संघ में एकमात्र ऐसे थे जिनके पास एजरा नहीं था। यह सुनकर सोरा को एहसास हुआ कि स्थिति वास्तव में कितनी खराब थी। लेकिन उसने एक अजीब बात भी देखी। अगर लोग एकजुट गिल्ड से इतना प्यार करते हैं तो वे याकूजा समूह की तरह क्यों व्यवहार करते हैं। उसकी मां ने हंसते हुए कहा कि यह सिर्फ उसकी निजी पसंद है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हर कोई खुश और ऊर्जा से भरा हुआ था। उसने खेल खेल में सोरा को बाथरूम में धकेल दिया और कहा कि वह थक गया है और उसे नहाना है। उसने कहा कि अगर वह चाहे तो उसकी पीठ धो सकती है, लेकिन सोरा ने तुरंत मना कर दिया और जोर देकर कहा कि वह खुद ही यह सब कर सकता है। अकेले में सोरा फिर से गंभीर हो गया। अब उसे एहसास हो गया था कि हालात कितने गंभीर हैं, इसलिए वह अपने पिता के लिए अपनी चिंता को दूर नहीं कर सका। यह सोचकर वह खिड़की से बाहर निकल गया और रात में भाग गया। उसे भागते हुए देखकर उसकी मां ने आह भरी और खुद से कहा कि बच्चे कभी कभी बहुत परेशान करने वाले हो सकते हैं। सोरा के पिता यूनियन गिल्ड के सदस्यों के साथ टाइगर्स रोअर गिल्ड की ओर जा रहे थे। इस बीच सोरा एक इमारत के ऊपर खड़ा था, दूर तक देख रहा था। बीच को छोड़कर सब कुछ बिल्कुल काला था, जिसे वह एक अच्छी बात मानता था। इससे केंद्र को ढूंढना आसान हो गया। जैसे ही उसने अंधेरे में झांका, उसने समूह को देखा। उसे एक अजीब सी चक्कर आने लगी और उसने देखा कि रसातल के टुकड़ों से मजबूत होने के बाद से उसे सर्दी भी नहीं लगी। अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी जो उस पर रसातल का बीज होने का आरोप लगा रही थी और कह रही थी कि बच निकलना कोई विकल्प नहीं है। आवाज सुनकर सोरा चौंक गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई परिचित व्यक्ति है। उपस्थिति पूरी तरह से छिपी हुई थी और सोरा को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसे एहसास हुआ कि आवाज का मालिक वास्तव में शेल्टर 6 में था। चक्कर आना तेज हो गया। आवाज वापस लौटी, दावा किया कि सोरा की आत्मा को चिह्नित किया गया था और कोई बचने का रास्ता नहीं था। उस समय सोरा को अपने पीछे एक छाया दिखाई दी।
उसने तुरंत पलटकर उस पर वार किया, लेकिन यह केवल एक भ्रम था। उसे संदेह होने लगा कि यह आत्मा का निशान हो सकता है। फिर से आवाज ने वही भयावह संदेश दोहराया। अचानक नीचे से एक रोशनी चमकी और उसने इसका परीक्षण करने का फैसला किया। अच्छी तरह से प्रकाशित क्षेत्र में कदम रखते ही सोरा को समझ में आने लगा कि क्या हो रहा है। अगर वह 7 सेकंड तक अंधेरे में रहता तो आत्मा का चिन्ह सक्रिय हो जाता। उसे बहुत तेज चक्कर आ रहे थे। अपना संयम खो देने से संवाद की प्रकृति बदल गई। वह उस व्यक्ति का चेहरा देख सकता था जो उसे निशाना बना रहा था, लेकिन सिर्फ उसका। जब वह रोशनी के नीचे चलता था तो एक कर्कश आवाज उसके दिमाग में चुभती थी। आखिरकार निशान गायब हो जाते थे और मतिभ्रम बंद हो जाता था। उसे एहसास हुआ कि दिन के उजाले और घर की रोशनी ने शायद पहले भी उसकी रक्षा की थी, लेकिन अब अचानक घात लगाने का खतरा था, इसलिए उसे सतर्क रहना था। सबसे पहले उसे अपने पिता को ढूंढना था। सोरा सड़क के किनारे चलता रहा। उन्होंने पुष्टि की कि प्रकाश मौजूद होने पर आकृति प्रकट नहीं हुई। अगर उसकी माँ ने जो कहा था वह सच था कि यूनाइटेड गिल्ड अब सेना के लिए उपयोगी नहीं थे, तो उसके पिता खतरे में हो सकते हैं। सोरा को नहीं पता था कि आश्रय में कितने शक्तिशाली दुश्मन बचे हैं, लेकिन यह संभावना नहीं थी कि सेना, जो अब टाइगर्स रोअर गिल्ड के साथ गठबंधन कर रही थी, निष्क्रिय रहेगी। यह बहुत संभव था कि वे यूनाइटेड गिल्ड्स को नष्ट करने की योजना बना रहे थे। उस स्थिति में सोरा ने अपने माता पिता की रक्षा करने का संकल्प लिया, भले ही इसका मतलब सभी को खत्म करना हो। उसने सवाल किया कि क्या शांति कभी वापस आ सकती है। जल्द ही वह उस स्थान पर पहुंच गया और चुपचाप सभा को देखने लगा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके पिता इस चर्चा को कैसे संभालेंगे। उसका मानना था कि हिंसा अंतिम उपाय होना चाहिए, कुछ ऐसा जिसका इस्तेमाल सिर्फ तब किया जाए जब कोई दूसरा विकल्प न बचे। लेकिन क्या उसके पिता आखिरी क्षण तक डटे रहेंगे अब भी? उसने भीड़ से आवाजें सुनी। उन्होंने रास्ता साफ किया, यह देखते हुए कि कुछ शुरू होने वाला था। उनके बॉस ने अपनी तलवार निकाले हुए बहुत समय हो गया था। पिछली बार उनके वार से उनके प्रतिद्वंद्वी पर लगभग 20 मीटर लंबा निशान रह गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के सोरा के पिता ने अपनी तलवार निकाली और पूरी ताकत से अपने सामने की इमारत पर एक शक्तिशाली वार किया। इस प्रहार से पूरा ढांचा 2 टुकड़ों में टूट गया और वह मलबे में तब्दील हो गया। भीड़ खुशी और उत्साह से भर गई। सोरा अपने पिता की जबरदस्त ताकत से स्तब्ध होकर वहीं खड़ा रहा। सोरा ने पास ही खड़े एक आदमी से पूछा कि क्या बॉस हमेशा से ऐसा ही व्यवहार करता आया है। उस आदमी ने जवाब दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि सोरा को यह नहीं पता। उसने कहा कि बॉस को झगड़ों में जल्दी से कूदने के लिए जाना जाता है। सोरा ने बताया कि बॉस अक्सर कहा करते थे कि हिंसा का सहारा आखिरी उपाय होना चाहिए। उस व्यक्ति ने बताया कि उस समय भी बॉस को लगता था कि सेना सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन समय के साथ चीजें बदल गईं। सेना के लिए जब तक शिकारी अपना काम करते रहे और नागरिक भूखे नहीं रहे, तब तक उन्हें छोटी मोटी लड़ाइयों की परवाह नहीं थी। वे हर संघर्ष को संभालने की जहमत नहीं उठाते थे। इसलिए मुट्ठी से मामले को सुलझाना सबसे तेज उपाय बन गया था। अगर कोई लड़ाई में जीत नहीं सकता था तो बात करने की कोई जरूरत नहीं थी, और अगर वे जीत सकते थे तो बात करने से कोई मदद नहीं मिलती थी। संक्षेप में, पहले मारो फिर बात करो। सोरा ने उस साधु के बारे में सोचा जिसे उसने देखा था और सोचा कि क्या ताकतवर लोग आमतौर पर परेशानी पैदा करने से बचते हैं। उसने सवाल किया कि क्या उसने गलत समझा या उसके पिता जितनी ताकत वाले लोग खुलेआम उत्पात मचा सकते हैं, या शायद औपचारिकता के लिए भिक्षु की आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। इस बीच युकियो शुजेंजी नाम का एक आदमी एक इमारत के ऊपर खड़ा था। वह 75वें स्तर का था और उसने अपनी गहरी नजर सक्रिय कर ली और 90वें स्तर के बॉस को देखा जो भारी हथियार के नुकसान के किसी भी संकेत के बिना फटा हुआ दिख रहा था। युकियो ने अपनी आंखों पर कपड़ा बांधा और देखा कि यह कितना डरावना था कि इतने सारे शक्तिशाली लोग अभी भी मौजूद हैं। उसने खुद को सावधानी से आगे बढ़ने की याद दिलाई। सोरा के पिता और उनके सहयोगी आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गए। उनके विरोधी दूसरी तरफ से आ गए। उनमें से एक ने चिल्लाते हुए पूछा कि क्या उन्हें अब भी लगता है कि चीजें वैसी ही हैं जैसी तब थीं जब निकासी आश्रय स्थल बनाए गए थे।
सोरा के पिता ने जवाब दिया कि चीजें निश्चित रूप से बदल गई हैं, खासकर उनके जैसे परेशान करने वाले दुश्मनों के सामने आने के बाद। उन्हें उस समय उन्हें खत्म न करने का पछतावा था। प्रतिद्वंद्वी ने उन्हें अभी खत्म करने के लिए ताना मारा, यह पूछते हुए कि क्या वह डर गया था। सोरा के पिता ने दृढ़ता से जवाब दिया, उकसावे को अनदेखा करने के लिए तैयार नहीं थे। सोरा के पिता के हाथ में तलवार देखकर विरोधी घबरा गया और उसने सोचा कि उसने उसे काफी उकसा दिया है, इसलिए उसने बॉस को हमला करने के लिए उकसाया, स्थिति को और बढ़ाने की कोशिश करते हुए। बिना कुछ कहे सोरा के पिता ने अचानक अपनी तलवार खींची और हमला बोल दिया। सोरा के पिता ने अपनी तलवार का इस्तेमाल किया और हमला शुरू कर दिया। उस आदमी ने हमले को रोकने के लिए अपनी ढाल का इस्तेमाल किया। तभी ओसामू नाम का एक और आदमी आगे बढ़ा। उसने कहा, आश्रय गृह के अंदर लड़ाई शुरू करने के निर्णय की आलोचना करता हूं। ओसामू को देखकर कई लोग हैरान थे, सोच रहे थे कि क्या ओसामू ने टाइगर्स रोअर का साथ दिया था और वह वहां क्यों था। सोरा को एहसास हुआ कि ओसामू टाइगर्स रोअर का समर्थन करने वाला सैनिक हो सकता है। उसे यह संयोग नहीं लगा, खासकर इमारत के अंदर छिपे लोगों की संख्या को देखते हुए। सोरा के पिता ने भी ओसामू को पहचाना और समझा कि टाइगर्स रोअर का समर्थन करने वाला वही व्यक्ति है। ओसामू ने अस्थायी आश्रय सुरक्षा अधिनियम के अनुच्छेद 15 का हवाला देते हुए घोषणा की कि आश्रयों में द्वंद्व युद्ध निषिद्ध है और कम से कम 15 दिनों की कैद या गंभीरता के आधार पर मृत्युदंड भी हो सकता है। उन्होंने पूछा कि क्या वे नियमों का पालन करेंगे। जाल को समझते हुए सोरा के पिता को एहसास हुआ कि वे उसे भड़काना चाहते थे और फिर उसके खिलाफ कानून का इस्तेमाल करना चाहते थे। अगर उसने जवाबी कार्रवाई की तो वे उसे कानूनी आधार पर गिरफ्तार कर लेंगे। उन्हें पता था कि ओसामू को भ्रष्टाचार के लिए उजागर होने की चिंता नहीं थी। एक बार जेल में बंद होने के बाद वे उसकी सजा को अनिश्चितकाल तक बढ़ा सकते थे या उसे किसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में गायब कर सकते थे। उसके बिना यूनाइटेड गिल्ड्स टाइगर्स रोअर और अन्य के हाथों गिर जाएगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि संदिग्ध आंतरिक सत्ता संघर्षों में संतुलन को बाधित करने के लिए सेना इतनी दूर क्यों जा रही थी। फिर भी उन्होंने अपराध स्वीकार करने से इनकार कर दिया। शांत भाव से सोरा के पिता ने कहा कि गलतफहमी थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके और प्रतिद्वंद्वी के बीच कोई द्वंद्व नहीं था और यूनाइटेड गिल्ड्स के समर्थक के रूप में वे बिना सबूत के अपराध स्वीकार नहीं कर सकते। ओसामू ने तलवार के निशानों को द्वंद्व युद्ध का स्पष्ट सबूत बताया। सोरा के पिता ने जवाब दिया कि भले ही निशान असली हों, लेकिन वे इमारत के जीर्णोद्धार के सबूत हैं, द्वंद्व युद्ध के नहीं। लेकिन ओसामू पीछे नहीं हटा। उन्होंने सोरा के पिता से कहा कि यह निर्णय लेना उनका काम नहीं था। अगर ओसामू ने कहा कि यह द्वंद्व युद्ध का सबूत है तो यह द्वंद्व युद्ध ही था। उनके अनुसार जिस क्षण सोरा के पिता ने शरणस्थल में कदम रखा वह पहले ही हार चुके थे। उन्होंने मांग की कि वे चुपचाप समर्पण कर दें और गिरफ्तारी स्वीकार कर लें। सोरा के पिता के एक आदमी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वे लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन पिता ने उसे शांत किया और बताया कि दुश्मन सीमा के भीतर हैं और वे गोली चलाने का जोखिम नहीं उठाएंगे। स्थिति का आकलन करते हुए सोरा के पिता ने देखा कि लेवल 63 के प्रतिद्वंद्वी को रोकना आसान नहीं होगा, खासकर हत्यारों जैसे तेज वर्ग को। उन्होंने आगे बढ़ने के लिए त्सुचिदा को बंधक बनाने पर विचार किया। फिर उन्होंने अपनी तलवार निकाली। प्रतिद्वंद्वी ने तुरंत अपनी ढाल उठाई, मानसिक रूप से खुद को तैयार किया। एक एजेंट के रूप में उनका मानना था कि उनके रक्षात्मक कौशल ने उन्हें बढ़त दिलाई। तलवार की ढाल हर हथियार को रोक नहीं सकती थी, लेकिन तलवारों के खिलाफ वे अपने स्तर से आगे निकल गए। आत्मविश्वास से उसने सोचा कि एक स्तर 69 योद्धा भी इसे काट नहीं सकता, इसलिए मुकोजिमा के पास कोई मौका नहीं होगा। उसने मुकोजिमा को चिल्लाकर कहा कि वह हार मान ले। ओसामू ने आगे बढ़कर आत्मसमर्पण की मांग की। उसने चेतावनी दी कि अगर मुकोजिमा ने ऐसा नहीं किया तो उसे और उसके साथियों को जेल में डाल दिया जाएगा। जवाब में सोरा के पिता ने चुपचाप अपनी तलवार म्यान में रखी और दुश्मन की ओर तान दी। उसके साथी हैरान रह गए। ओसामू ने इस स्पष्ट आत्मसमर्पण का मजाक उड़ाया और इसे एक बुद्धिमानी भरा फैसला बताया। सहयोगियों में से एक ने अपमानित महसूस किया, जबकि दूसरे ने सोचा कि क्या पहले किया गया हमला सिर्फ दिखावे के लिए था। दूसरे ने समझाने की कोशिश की कि बॉस उन्हें बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। उपप्रमुख ने छिपे हुए संकेत को समझ लिया। जब बॉस ने अपनी तलवार उठाई तो इसका मतलब था कि वह तैयार है और अगर वह छोड़ देता है तो यह हमला करने का समय है।
यह एक ऐसा हुनर था जो सिर्फ बॉस और उसके पास ही था। जैसे ही मुकोजिमा के हाथ से तलवार गायब हुई, उसका प्रतिद्वंद्वी सतर्क हो गया। अचानक मुकोजिमा आगे बढ़ा। प्रतिद्वंद्वी अपनी ढाल के तलवारवरोधक मंत्र पर भरोसा करते हुए आश्वस्त रहा। मुकोजिमा ने अपनी तलवार को फिर से बुलाया और प्रतिद्वंद्वी को अभी भी विश्वास था कि यह ढाल को नहीं तोड़ सकता। लेकिन उपप्रमुख ने अपने कौशल को सक्रिय किया, मुकोजिमा की तलवार पर पत्थरों को मिलाते हुए इसे एक विशाल हथौड़े में बदल दिया। इस हथियार से मुकोजिमा ने एक ही वार में विरोधी की ढाल को चकनाचूर कर दिया। स्तब्ध व्यक्ति को बहुत देर से एहसास हुआ, यह तलवार नहीं बल्कि हथौड़ा था। मुकोजिमा फिर आगे बढ़ा। तभी ओसामू ने पीछे से चाकू से हमला किया और धमकी दी कि अगर मुकोजिमा ने उसे छुआ भी तो उसे मार दिया जाएगा। उपप्रमुख ने तेजी से काम किया और अपने कौशल का इस्तेमाल करते हुए जमीन से नुकीले पत्थर उठाए और ओसामू के हमले को रोक दिया। ढालधारी ने अपनी टीम को चिल्लाकर मुकोजिमा को पागल कहा और उसे मार डालने का आदेश दिया। उन्होंने गोलियां चला दी। उपप्रमुख ने गोलियों को रोकने के लिए एक पत्थर की ढाल बनाई। मुकोजिमा को एक मौका नजर आया, अगर वे दुश्मन को रोक सकें तो वे पीछे हट सकते हैं। जैसे ही वह हमला करने के लिए आगे बढ़ा, ढालधारी गायब हो गया। मुकोजिमा को अचानक से पकड़ लिया गया। ओसामू ने हंसते हुए बताया कि उपप्रमुख के पत्थर के जाल ने उसे त्सुचिदा की टूटी ढाल पर जादू का निशान लगाकर हत्यारा कौशल शैडो ट्रांस का उपयोग करने की अनुमति दी थी। अब बंधक न होने के कारण उसने दावा किया कि मुकोजिमा हार गया है। मुकोजिमा, उपप्रमुख और बाकी सभी लोग अचानक चकित रह गए। ओसामू ने उनके आश्चर्य पर सवाल उठाया, लेकिन उसके पीछे सोरा प्रकट हुआ और उसने अपने शब्दों को दोहराया, जिससे ओसामू अचंभित रह गया। ओसामू हैरान रह गया। वह सोरा को पहचान नहीं पाया और उसने सोचा कि वह दुश्मन का कोई सहायक है। जब ओसामू को एहसास हुआ कि सोरा उसके पीछे पड़ा है, भले ही वह हत्यारा ही क्यों न हो, तो उसने पहले कार्रवाई करने का फैसला किया। वह एक घातक जहर के लिए हाथ बढ़ाया। ढाल धारक ने इसे देखा और पहचाना कि यह शक्तिशाली विषबाघ की दहाड़ थी जो 90 स्तर के बॉस को हराने के लिए तैयार की गई थी। वह हैरान था कि ओसामू ने इसे ले लिया था। अचानक ओसामू आगे बढ़ा और सोरा पर दोधारी तलवार फेंकी। मुकोजिमा की आंखें डर से चौड़ी हो गईं और ढालधारी घबरा गया। उसे एहसास हुआ कि ओसामू सभी को मारने का इरादा रखता है। पूरे इलाके में घना कोहरा फैल गया, जिससे सभी गिर गए। ढाल धारक को लगा कि स्थिति बहुत खराब है, लेकिन कम से कम उसे यकीन था कि मुकोजिमा का सहयोगी मर चुका है। हालांकि ओसामू और ढाल धारक दोनों को पीछे से पकड़ लिया गया। ढाल धारक सदमे में था। तो दोस्तों, इसका ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको और एपिसोड जल्दी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।